So hello बच्चा पार्टी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल and केम छो welcome to SSP the finest and easiest way to learn the concept the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an इश्क मोहब्बत with the subject CUET एग्जाम का लगातार वन शॉट वीडियो आ रहा है बच्चा। आई होप आपने प्रीवियस क्लास का वीडियो लेक्चर देख लिया जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि क्लास 12 के सुपर इंपॉर्टेंट है वो वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी करा दिया है और उसके साथ साथ उसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट चेकआउट कर लो या डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। खैर, आज का सेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर है, आखिरी पड़ाव पर है और आज के इस लेक्चर में हम 3 चैप्टर फिनिश करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट मॉडर्न फिजिक्स, एटम, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर। गारंटी के साथ कहूंगा बच्चा, यहां से आप 7 से 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस बने रहना एंड वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एटम से, लेकिन एटम के अंदर घुसे उससे पहले बच्चा, अगर आप लोग नए हो तो खूबसूरत सी रेड वाली बटन तो नीचे दिखाई दे ही रही होगी, उसे दबा करके बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली बिकॉज यहाँ पर CUET के सारे लेक्चर, नीट के सारे लेक्चर, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड साथ ही साथ CBSE बोर्ड की पूरी कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। चलो, तो सबसे पहले हम एटम के अंदर आते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चा वो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। शुक्ला जी थोड़ा छोटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टेढ़ा रहेगा तो चलेगा। अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो सिखाता हूं बच्चा, ध्यान दीजिए। खैर, ये एक्सपेरिमेंट में सारी चीजें आपको नहीं समझनी है, थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर एक गोल्ड का फॉइल रहता था, बोर्ड लेवल पर इतना तो फिजिक्स आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर पतली सी एक गोल्ड की फॉइल रहती है और उसके ऊपर यहाँ से बॉम्बार्ड किया जाता है अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आता है बच्चा, लोग इस पर स्ट्राइक करता है, उसके बाद ये स्कैटर्ड होता है। तो ये अल्फा पार्टिकल जहाँ जहाँ पर स्कैटर्ड होगा उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर लगा दिया जाता है डिटेक्टर ऐसे 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक घूमता रहता है। तो पाया गया कि जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स हैं और जो एंगल है उसके बीच में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर्सेस नंबर एंगल, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का था। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ रहा था स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स की संख्या भी कम हो रही थी। कैसे? तो देखिए, यहां से आप इस तरफ जा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है, यानी कि टकरा करके गोल्ड फॉइल से इधर आने वालों की संख्या कम है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जो आप सब जानते होंगे कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, सिर्फ सेंटर पर ही न्यूक्लियस है जहां पर प्रोटॉन है। जो अल्फा पार्टिकल खुद प्लस है तो प्लस और प्लस क्या होता है, रिबाउंड हो जाता है। इसीलिए 180 डिग्री तक अगर हम जाते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स की संख्या बहुत कम होती है। एक सिंपल से आंकड़े के हिसाब से समझिए कि अगर 1000 पार्टिकल्स अल्फा के छोड़े गए तो लगभग 900 पार्टिकल्स यहाँ मिले, इस तरफ मिले, स्कैटर्ड हुए। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है जो चमकती है, तो पता चल जाता है सेंसर को कि यार यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर 10 ही मिले, मतलब 900 लोग चले गए, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, जो कि सही बात है क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास में स्पेस होती है और फिर उस स्पेस के बाद में ऑर्बिट होता है। तो ये ग्राफ आपने याद रखना है। उसके बाद की जो मेन कहानी आती है वो ये कि जब ये रिबाउंड हुआ होगा जिस वक्त, यानी अल्फा पार्टिकल और ये न्यूक्लियस के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होगा बच्चा लोग, जिसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच कहा जाता है। और इसे निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आप याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी थियरी है, ट्राई टू फील इट बिकॉज एक बार यहाँ समझाऊंगा तो यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। इनिशियली द अल्फा पार्टिकल वाज मूविंग टुवर्ड्स दिस गोल्ड फॉइल, यानी काइनेटिक एनर्जी रहा होगा उसके पास में, लेकिन किसी एक मोमेंट पर वो एक टर्न लिया होगा। तो जरा सोचिए, जिस मोमेंट पर वो टर्न लिया होगा उस वक्त की उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास में है तो पोटेंशियल एनर्जी के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 मतलब कि 2E, मतलब अल्फा पार्टिकल और ये गोल्ड होता है तो 79 इंटू ई ZE डिवाइडेड बाई आर, मतलब कि हम इसे डी लिख सकते हैं। तो अगर मान लो अल्फा पार्टिकल की आपकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर बात? और 2-3 पॉइंट्स है जिसे मैं शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसे नोट बना करके लिख लीजिए और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज इसमें जो समझनी है हमें, पहला तो हो गया क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, दूसरा होता है बच्चा लोग इम्पैक्ट पैरामीटर। ये चीज क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर? तो इम्पैक्ट पैरामीटर वास्तव में क्या, अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो न्यूक्लियस से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर छोड़ा जा रहा है उस चीज को एक्सप्लेन करता है।
जैसे अब यहाँ पर देखो दो पोजीशन हम लेते हैं, ये पहला पोजीशन, ये हमारा दूसरा पोजीशन, और एक यहाँ पर कर देते हैं तीसरा पोजीशन यहाँ कहीं पर। आप सोच करके बताओ, अगर अल्फा पार्टिकल को मैं फर्स्ट से छोड़ता तो ये न्यूक्लियस के पास ऐसे जाके रिबाउंड होता, लेकिन अल्फा पार्टिकल को यहाँ से छोड़ता है तो थोड़ा डिस्टेंस के बाद ऐसे रिबाउंड होता, लेकिन तीसरा पार्टिकल तो सीधा सीधा ही चला जाता, मतलब तीसरा वाला पोजीशन से अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली ऐसा चला जाता है। इसका रीज़न क्या है कि किसी भी न्यूक्लियस के आसपास में जो ये उसका रेंज है वो काफ़ी शॉर्ट रेंज होता है। अब न्यूक्लियस में खुद प्रोटॉन है, ये खुद प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, लेकिन ये हमेशा हर जगह पर तो रिपेल नहीं कर सकता ना। ऐसा तो नहीं कि इसका रेंज पूरा यहाँ तक है, इसकी रेंज बस इतनी होगी, तो जो जो यहाँ पर होगा वो रिपेल करेगा, लेकिन जो इससे ऊपर जाएगा वो रिपेल नहीं करेगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका इम्पैक्ट पैरामीटर होता है। अब यहाँ से पॉइंट याद रखिए, इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा होगा उसके चांसेस स्कैटर्ड के या बेंडिंग के बहुत कम हो जाएंगे। इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा होगा, यहाँ से छोड़ोगे सीधा चला जाएगा। इम्पैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा, चांसेस है कि बैंड हो जाएगा। तीसरी सबसे खास बात, अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बहुत कम है, इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत पास आया है, इसका मतलब है न्यूक्लियस की साइज भी बहुत कम है, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज अगर बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि उसका रेंज ज़्यादा होगा, यानी अल्फा पार्टिकल बहुत पहले ही मुड़ जाएगा, अरे भाई साहब सामने बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की साइज भी ज़्यादा है, और अगर डिस्टेंस कम है इसका मतलब है न्यूक्लियस की साइज भी क्या है, कम है। इज इट क्लियर? दैट्स ग्रेट। तो ये पॉइंट आपको अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बच्चा याद रखते हैं। अब आइए रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बात करते हैं। इसके अंदर वही खास पॉइंट जो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि एटम का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज ऑलवेज एम्प्टी। दूसरा इन्होंने बोला कि भैया न्यूक्लियस नाम की कोई चीज़ है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तीसरे में इन्होंने गलती कर दी जो कि इसका ड्रॉबैक होता है, इन्होंने ये बता दिया रुदरफोर्ड साहब ने कि किसी भी ऑर्बिट में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार एनर्जी को रेडिएट करता है बाबू। बट ये तो गलत है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट कर रहा होता तो लगातार वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के संपर्क में से खींचते चला जाता, खींचते चला जाता, खींचते चला जाता, और एक वक्त ऐसा आता जब वो खुद को पूरी तरह से न्यूक्लियस में डिस्ट्रॉय कर देता। वो दिन ऐसा होता कि ना न्यूक्लियस होता, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूट्रलाइज हो जाता, ना एटम होता, ना न्यूक्लियस ना एटम ना ब्रह्मांड, ना आप ना मैं। बट आप भी हैं, मैं भी हूँ, न्यूक्लियस भी है, ब्रह्मांड भी है, तो सब है, मतलब ये थ्योरी गलत थी। किसकी? रुदरफोर्ड साहब। किसी को करेक्ट किसने किया था? यस करेक्ट, यू हर्ड मी करेक्ट, दैट इज मैक्सवेल साहब। नहीं, मैक्सवेल ने अलग दिया था, बोहर मॉडल। तो ये रुदरफोर्ड मॉडल हो गया। अब बात करते हैं बोहर मॉडल, एनर्जी लेवल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। यहाँ से पक्का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चा। बोहर मॉडल में सबसे पहला उन्होंने चीज दिया था कि किसी भी पार्टिकल का कोई भी इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम के साथ घूमता है किसी भी ऑर्बिट में, और वो जो एंगुलर मोमेंटम होती है यानी कि MVR बच्चा, वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होती है। यानी अगर पार्टिकल सेकेंड ऑर्बिट में है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि उसका एंगुलर मोमेंटम 2h/2π होगा। अगर वो, ये वाला लाइट चला दो यार, धन्यवाद शुक्ला जी। अगर वो थर्ड ऑर्बिट में है तो वो 3h/2π होगा। तो तुम्हें भी याद हो गया होगा शुक्ला सब कहानी है, शुक्ला जी को भी याद हो चुका है। अगर फोर्थ ऑर्बिट में है बच्चा तो क्या हो जाएगा, 4h/2π। ये उनका था एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। दूसरा इन्होंने ये बोला था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम के साथ रहते हैं वो हमेशा स्टेबल ऑर्बिट बोला जाता है। अब देखिए, स्टेबल ऑर्बिट बोलने के पीछे की कहानी बहुत सीधी सी बात थी, क्योंकि रुदरफोर्ड साहब ने गलती करा था, उसी गलती को इन्होंने सही किया था। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सॉरी बच्चा लोग, स्टेबल ऑर्बिट में रेडिएशन नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है वहां पर रेडिएशन नहीं है, वहां पर क्या नहीं है, रेडिएशन नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते रहता है और ब्रह्मांड का अस्तित्व बचा रहता है। तीसरी सबसे खास बात होती है, दो तरह का एनर्जी लेवल होता है, एक होता है हायर एनर्जी लेवल और एक होता है लोअर एनर्जी लेवल। भाई साहब बच्चा लोग, बहुत सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है, लोअर में जाना है तो एनर्जी को रिलीज करेगा। कितना लेवल का एनर्जी रिलीज करेगा? तो जैसे ये E2 है और ये E1 है, तो एनर्जी डिफरेंस जितना, और वो एनर्जी डिफरेंस HF के बराबर होता है, और जब रिलीज करता है तो वो फोटोन के फॉर्म में निकलता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर बैठा है और उसको हायर एनर्जी में जाना है, तो यहाँ तो बच्चा लोग को रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पर वो एब्जॉर्ब करता है। सीधी सी बात है, 10 जूल वाले लोअर एनर्जी में उसको 12 जूल में जाना है, तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? 2 जूल, तो 10 + 2 कितना हो गया बच्चा लोग? 12 जूल। तो ये एनर्जी का डिफरेंस होता है। अब इन्हीं इक्वेशन पर से बहुत सारे फॉर्मूले निकल कर आए हैं,
उनमें से सबसे पहले अगर हम बात करें रेडियस का, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई का स्क्वायर, जिसे आप अपने टेक्स्ट बुक में कहते हो कि आर बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम एंड देन एन स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम, इसलिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब जैसे हमने रेडियस निकाला ना, आप लोग को बच्चा लोग कमेंट करके बताना एक्सीलरेशन, करेंट, ओमेगा, फिर मोमेंटम, ये सारा चीज़ आप निकाल सकते हो। और निकालने के लिए सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से ऐसे चक्कर मार रहा था, तो बच्चा लोग यहाँ पर का जो चार्ज है वो आपका जेड ही है, ये डिस्टेंस आपका आर है। सोच के देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन आर का स्क्वायर, यानी के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। आर की वैल्यू उठा के यहाँ पटकोगे, वी मिल जाएगा, v बराबर 2 पाई आर बाई टी है तो t मिल जाएगा, t बराबर 1 अपॉन एफ है तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है तो ओमेगा मिल जाएगा। एंड एज पर द थियरी ऑफ दैट मैग्नेटिज्म, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चा लोग, I बराबर में चार्ज अपॉन में टाइम होता है, चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो I इक्वल्स टू ई बाई कैपिटल टी। अब कैपिटल टी भी आपको पता ही कांस्टेंट है, तो सारे के सारे प्रोपोर्शनलिटी से आप एक्सीलरेशन, करेंट, ओमेगा पी सब कुछ निकाल सकते हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना आंसर। साथ में यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ मैं बच्चा लोग, वो आपको नोट्स मिल जाएगा कहाँ पर, टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर आप वाकई अपने CUET को लेकर के सीरियस हो, आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, इट इज़ मैंडेटरी बच्चा पार्टी कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपकी प्रैक्टिस को एक इम्प्रूव करने के लिए, एक नेक्स्ट डायरेक्शन देने के लिए हमारी टीम ने जनरल टेस्ट, डोमेन टेस्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश टेस्ट का 4 ज़बरदस्त, यानी हर एक सब्जेक्ट के 10-10 पेपर मात्र 499 रुपये में लेकर आए हैं क्लास 24 ऐप पर। सो जुड़ना ना भूलें, क्लास 24 ऐप प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, डाउनलोड करो, प्रिपरेशन CUET सिलेक्ट करो, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो। यहाँ आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है और वहां से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। चलिए, इन्हीं के साथ अब हम एनर्जी लेवल की बात कर लेते हैं। एनर्जी तो चलो अब सब बच्चे को याद ही होगा, -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ये होता है, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पर n बराबर 1 रखूँ तो ये ग्राउंड लेवल की एनर्जी 13.6 माइनस 3.4, ये आपको याद होना चाहिए बच्चा, जैसे मुझे याद है, माइनस में 0.85 और लास्ट में आपका इन्फिनिटी पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब जरा सोचिए कि मैं आपको बोलता हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर 1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, n बराबर 2 में। मैं कहता हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब फ्रॉम 1 to 2। मैं कहता हूँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब जंप मारेगा 1 से 3rd में। मैं कहता हूँ फोर्थ एक्साइटेड स्टेट 1 to 5th। मैं कहता हूँ सेवंथ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी है, तो 1 to 8। और किसी भी एक्साइटेड की आप एनर्जी निकाल सकते हैं, सिर्फ करना क्या है, इन दोनों के एनर्जी लेवल का डिफरेंस लेना एज पर द बोहर मॉडल। सिंपल, मैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कोई भी निकाल सकता हूँ। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट निकालते कैसे और ये होता क्या है। इसी के जैसा एक और चीज होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में इसे आईपी कहते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को सदा सदा के लिए एटम से मुक्त करिए, मतलब इन्फिनिटी में भेजिए। तो जरा सोच के देखिए बाबू, अगर वो यहाँ पर है उसको मुझे इन्फिनिटी पर भेजना है, मतलब 0 लेवल पर भेजना है मेरे प्यारे बच्चे। तो 0 लेवल पर भेजने के लिए अगर यहाँ इसके पास एनर्जी -13.6 है तो आप 13.6 दे दीजिए, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो अगर n बराबर 1 से इन्फिनिटी पर भेज रहे हो तो वो फर्स्ट आईपी हुआ आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी भेज रहे हो तो ये आपका सेकेंड आईपी हुआ, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो ये आपकी पूरी कहानी एक ही स्लाइड के अंदर दर्शा दी गई है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, देन वी हैव एक्साइटेशन एनर्जी, देन वी हैव एनर्जी का लेवल, एंगुलर मोमेंटम, बोहर मॉडल, एवरीथिंग। चलिए आइए अब बात करते हैं कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मासेस, आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। अभी हम न्यूक्लियस के अंदर एंट्री मारे, लेकिन इससे पहले एक और चीज यहां पर कर लेते हैं, वो है बच्चा पार्टी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में जो एनर्जी अलग अलग आई थी ना, एनर्जी लेवल्स जिसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज जिसे कहते हैं, जिसमें आता है लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। ये तो इतने बार मैं शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा चुका हूँ कि अब मुझे लगता है कितने बार पढ़ाऊँ, लेकिन एक बार फिर पढ़ाता हूँ। सबका एनर्जी याद करने के लिए एक इक्वेशन याद रख लीजिए,
सबका इक्वेशन याद करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला, 1/λ इक्वल्स टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस में 1/n स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, यहाँ 1 है तो लाइमैन है, 2 है तो बामर है, 3 है तो पास्चन है, 4 है तो ब्रैकेट है और 5 है तो फंड है। हम यहाँ पर n की शुरुआत 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। अगर मैं n बराबर 2 रख दूंगा तो मुझे लैम्बडा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और n की सबसे बड़ी वैल्यू ये आपका मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है। तो याद रखिएगा, जब मैं इन्फिनिटी रखूंगा यानी कि मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा तो मुझे लैम्बडा मिनिमम मिलेगा और यही रूल सब में लागू होगा। अगर मैं पास्चन की बात करूं, शुरुआत 3 से करिए, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 5 6 7, n बराबर 4 रखिएगा तो मैक्सिमम होगा, इनफाइनाइट रखिएगा तो मिनिमम होगा। शर्त लगा लेता हूं बच्चा लोग, आप लोगों से कमेंट करके बता देना। नीट 2023 में भी बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएगा, उठा के पेपर देखिए क्वेश्चन आया है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्या पूछ सकता है, बामर और ब्रैकेट का सेकेंड लाइन का वेवलेंथ बताओ। तो सेकेंड लाइन मतलब क्या, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, सबके लिए अलग अलग होगा। ब्रैकेट आ गया तो यहाँ 4 तो यहाँ 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 तो सेकेंड लाइन 6 हुआ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट लाइन बोले तो क्या होगा, सेकेंड लाइन बोले तो क्या होगा, थर्ड लाइन बोले तो क्या होगा। अकॉर्डिंगली आप n की वैल्यू को बढ़ाते चले जाइए। ये होता है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा यहाँ पे समाप्त। अब हम सवालों की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले पूरा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए एंट्री मारते हैं नेक्स्ट पर। नाउ कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। जैसा कि आपको पता है बच्चा लोग, न्यूक्लियस ब्रह्मांड में सबसे छोटे में से छोटा 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 जीव है। ऐसा कुछ नहीं है, जीव नहीं है भाई, लेकिन स्मॉलेस्ट में आ जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, यू नो दैट, इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज प्लस होता है और न्यूट्रॉन या आपका चार्ज लेस होता है, ठीक है, इसी को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब दूसरी सबसे खास बात होती है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो एक्सपेरिमेंटली इस फॉर्मूले से निकाला गया है। अब आपको एक्सपेरिमेंट कौन सा किया, क्या किया, वो खैर आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है ना, तो आपको उसके लिए जाना है। आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना, r बराबर r0 a की पावर 1/3, जहां पर a को बोलते हैं बच्चा पार्टी मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है, जैसे आप लिखते हो 2He4 तो 4 विल बी काउंटेड एज अ मास नंबर, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया जाता है XZA से, जहां पर Z है आपका एटॉमिक नंबर, A है बाबू लोग मास नंबर, और तुम्हारा न्यूट्रॉन का नंबर अगर चाहिए तो A माइनस में Z करिए, ठीक। इसी तरह से छोटी छोटी बातें आपको इस शॉर्ट में समझाता हूं। आइसोटॉप्स का क्या मतलब है, आइसोटॉप्स का मतलब है बाबू जिसका Z सेम हो लेकिन A डिफरेंट हो, 1H1 1H2 हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद आइसोबार, जिसका Z डिफरेंट हो बाबू लोग लेकिन A सेम होगा, 6C12 7C7N12 नाइट्रोजन कार्बन, बोथ आर एक दूसरे के आइसोबार्स। आइसोटोन का मतलब होता है जिसका Z भी सेम होगा, A भी सेम होगा, वो तुम्हारा आइसोटोन है। अगर Z और A न्यूट्रॉन सेम होता है, सॉरी, Z और A अलग अलग होते हैं, न्यूट्रॉन सेम होता है, उसे आइसोटोन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 4Be9 एंड 5B10, बोरोन का 10, इसका इतना, 9 में से 4 गया 5, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 5 है, यहाँ पर भी देखिए 5 है, जबकि इनके Z डिफरेंट है, A भी डिफरेंट है, but their number of neutrons are same, that's why they are said to be the isotones of each other. So now we have the theory of how to get the value of radius of any nucleus, r equals to r0 a की पावर 1/3, where r0 is constant, इसकी वैल्यू होती है 1.1 फेम्टोमीटर से लेकर के 1.5 फेम्टोमीटर। नाउ फेम्टोमीटर मतलब फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर। एट द सेम टाइम बच्चा लोग, न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, चेक करके देख लेते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। पूरे न्यूक्लियस का अगर मुझे मास जानना है तो एक का मास अगर m होगा और टोटल नंबर इतने हैं तो ma हुआ, और वॉल्यूम 4/3 पाई r का क्यूब है मेरी जान, तो r क्यूब करेगा बच्चा, तो r का क्यूब एंड देन a की पावर 3 × 1/3 कट जाएगा। तो देखो सब कुछ कांस्टेंट है, ये लगभग आता है 2.9 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। मोरी मायरे, यानी कि 1 मीटर के क्यूब में 2.9 × 10⁻17 kg जितना यहाँ पर सारा न्यूक्लियॉन्स है, राइट। तो डेंसिटी में हमेशा a कट जा रहा है, इसीलिए सारे के सारे न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट माना जाता है। कई बार ये भी सवाल आ चुका है एग्जाम में। चलिए अब हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे, आगे आते हैं बच्चा। अभी एटम के क्वेश्चन करते हैं, फिर न्यूक्लियस का जो सेकंड हिस्सा है उसको हम थोड़ी देर बात करेंगे, इसी लेक्चर के अंदर रहेगा। सो स्टे विद अस, सो डू नॉट लीव द वीडियो, बिकॉज हमारे जो एडिटर थे
वो थोड़े कंफ्यूज थे, इसीलिए उन्होंने एटम के चैप्टर में न्यूक्लियस के थोड़े आगे के पोर्शन कवर किए और CUET में इसको मिक्स करके ही दिया गया है. सो डोंट वरी, विल डिस्कस अबाउट half life, mean life, as well as radioactive decay, because that is very very important for CUET. apart from NEET and CBSE, CUET में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए पहले कुछ सवाल कर लेते हैं क्योंकि एटम चैप्टर सबका ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है. एन अल्फा पार्टिकल ऑफ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज. आज बच्चा थोड़ा रफ्तार लूंगा तो कैलकुलेशन आपके जिम्मे पर भी छोड़ूंगा. 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज का एनर्जी बोलता है अल्फा पार्टिकल का. हेड ऑन कोलिजन मारता है बाबू. मेगा है तो 10 पावर में कितना हो जाएगा 6, क्योंकि गीगा में 10 पावर में 9 होता है तो ये 10 पावर 6 होगा. ईवी है बाबू तो 1.6 10⁻⁹ जूल. ओकरे बाद में कहता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए क्या सिखाया, के Q1 Q2. के आपका 9 × 10⁹ ZE का स्क्वायर यानी कि 50, और फिर देखिए 1.6 × 10⁻⁹ का स्क्वायर. समझ गए ना, ठीक है. डिवाइडेड बाई के Q1 Q2. Q1 आपका कौन है, अल्फा पार्टिकल, मतलब 2E, और दूसरा क्या होगा ZE. ZE कौन है, ये तो 2 भी आना चाहिए साथ में, तो ये हो गया. तो 2 के साथ में E और Z के साथ में E, तो 1.6 10⁻⁹ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, और ये हमको कैलकुलेट करना है. अब जो कटे काट देते हैं, 1.6 10⁻⁹ से स्क्वायर चला जाएगा. 10/9 देखो ऑलमोस्ट आपका 1 आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे काट देता हूँ, 1 लिख देता हूँ. अप्रॉक्स आंसर ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो 10 पावर में D चाहिए मेरे को ना, तो D हो गया मेरा बाबू लोग 50 गुड़िया 2 गुणिया 1.6 10⁻⁻⁹. ये देखिए ये और कौन सा बचा, 10⁻⁹ भी है, 10⁻⁹ एंड डिवाइड बाय 10 पावर 6. चलिए 50 दूनी 100 हो गया, तो 1.6 रखते हैं. 100 मतलब 10 की घाते 2, 9 2 11, -19 में से 11 चला जाएगा तो कितना हो गया -8. -8 और 6 हो जाएगा बच्चा लोग -14. ये हमारा आंसर आ रहा है मीटर में. अब जरा चेक कर लेते हैं -14 वाला कोई है क्या. तो दिस इज द पावर ऑफ बाबा SSP. बिना कैलकुलेटर के भी आप पूरे आंसर को चेकआउट कर लीजिए, सेम आंसर आएगा. 1.44 10⁻⁻14 मीटर. इज जस्ट लाइक आपको थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना होगा. अभी 10 था 9 था, आप कुछ बच्चे इसको भाग करने लगेंगे, यू विल डिवाइड. नहीं, इतना टाइम नहीं रहता. तो 9 इन 1 पॉइंट ही समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है. ऐसे भी आप कर सकते हो, बट पूरा कर लो तो भी आपको मिल जाएगा आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल जो देखिए, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इतना. ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है बच्चा. अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, जब भी पोटेंशियल एनर्जी दिया हो, काइनेटिक निकालना हो, टोटल निकालना हो, आई हैड गिवन वन वंडरफुल फॉर्मूला, दैट वाज PKT. P फॉर पोटेंशियल एनर्जी, K फॉर काइनेटिक एनर्जी, T फॉर टोटल एनर्जी. याद रखिएगा 2x - x, 2x में से x जाएगा तो क्या होगा x. नाउ वी हैव पोटेंशियल एनर्जी इतना, इसका मतलब है कि 2x मेरे पास है. 2x इज इक्वल टू माइनस में E² अपॉन में 4πε0 एंड देन r. ये 2x है, तो -x क्या होगा बच्चा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो डिवाइड बाई 8 हो जाएगा. तो E² अपॉन में 8πε0 एंड देन r, ऑलरेडी माइनस है, एंड देन x. तो ये आपका हो जाएगा माइनस में E² अपॉन में 8πε0 एंड देन r. का चाहिए तो के इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी तो हर प्लस बा बच्चा लोग, तो प्लस इज द फाइनल आंसर. सो ऑलवेज रिमेंबर P, K एंड देन T. P for potential energy, K for kinetic energy and T for total energy. So when you remember 2x - x equals to x, कभी कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. According to Bohr's hypothesis, the angular momentum of the electron यानी कि L mvr radius is proportional to है. एंगुलर मोमेंटम r के साथ किस रिलेशन में है. अच्छा, अकॉर्डिंग टू बोहर्स हाइपोथेसिस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी भी आ गया और r भी आ गया, तो अब अपने को पता होना चाहिए वो रूल, क्योंकि r प्रोपोर्शनल टू n² था और एक होता है mvr बराबर में nh अपॉन में 2π. ठीक है बाबू, r की जगह पर हम n² लिख देते हैं. देखिए कैसे कर रहे हैं सवालों को. nh अपॉन 2π, तो en से en कट जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है, तो v प्रोपोर्शनल टू 1/n हुआ. यानी कि मास तो कांस्टेंट है, v के जगह पर हम 1/n लिखेंगे और r की जगह पर बच्चा फाड़ी r प्रोपोर्शनल टू n² है. तो ये कट गया,
तो मास एंड देन ये n हुआ, तो ये तो कांस्टेंट ही है r प्रोपोर्शनल टू n, लेकिन n का रिलेशन इस किसके साथ क्या है, तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, इसलिए n प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट r हो जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा अंडर रूट में r. सो दिस वे व्हेन यू हैव द नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो. आपने जस्ट अभी देखा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इतना, तो बच्चा बहुत ही सिंपल है, r प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर है. अगर सेकेंड ऑर्बिट की हम बात करते हैं तो ये आपका 4 लिखा गया. रेडियस इन थर्ड ऑर्बिट, तो ये थर्ड, तो थर्ड में आपका ये है, तो 9/4 यानी कि 2.25 r. आगे द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1/n² होता है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ये 1 ही हो गया. नहीं 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 नहीं, गलती नहीं बच्चा लोग. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 1 नहीं ले सकते. n बराबर 1 में तो आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आती है. जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो n बराबर 1 से आप n बराबर कहाँ गए हो, 2 में गए हो, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा E बराबर में 1/4. बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कांस्टेंट लो ना, कांस्टेंट लोगे तो भी कट जाएगा, क्या फर्क पड़ता है. तो फर्स्ट के लिए 1/4 आया. सेकेंड, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n बराबर 1 से 3 में, तो हम क्या लेंगे, ये नहीं, ये लेंगे 3. तो बच्चा लोग ये आपका हो गया सेकेंड E2 यानी 1/9. तो दोनों का क्या चाहिए बच्चा लोग, रेशियो चाहिए ना, तो 9/4 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए अगले सवाल पर चलते हैं. व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम एटम इन n इक्वल्स टू 5, तो NH अपॉन में 2 पाई, 5H अपॉन में 2 पाई. बच्चा लोग अब इसको कैलकुलेट कर लो, अब हम नहीं जाएंगे, लो फिर भी कर चले जाएंगे. तो 2.5 इंटू 6.625 10⁻⁻³ में 34 और पाई आपका 3.14 है. इसको ऑलमोस्ट मैं 3 मानू, 3 से 3 कटेगा तो 6 पॉइंट समथिंग ही आंसर आएगा, यही वाला आंसर है. अभी ये कैसे कर लिया सर आपने, नहीं रुको, थोड़ी गलती हो सकती है यहाँ पे. 6 दूनी 12, अगर मैं इसको पूरी तरह से मैं 2.5 को 3 मान लूँ और ये आपका 3 है ही, तो काट दूंगा तो 6 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है. चेक कर लो बच्चा लोग, कमेंट बताना, हम इसमें टाइम नहीं लेंगे हम लोग, बराबर अप्रॉक्सीमेशन से कर रहे हो तो थोड़ा लग सकता है. शुक्ला जी आपको देता हूँ टास्क, 2.5 इंटू 6.625 डिवाइड बाई 3.14 करके जल्दी बताओ क्या आता है. 2.5 6.625 डिवाइड बाई 3.14. आज ब्लू है पानी, गारंटी देता हूँ यही आने वाला है. चलिए आगे बढ़ते हैं. In an hydrogen atom, the radiation emitted is found to be ultraviolet region. अच्छा सवाल है बच्चा. In an hydrogen atom, the radiation emitted is found to be in ultraviolet region. ठीक है, due to transition between n equals to 4 to n equals to 3, यानी 4 से 3 में जाता है तो अल्ट्रावायलेट है. अब आपसे कहता है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल द लाइट एमिटेड बी इन इंफ्रारेड रीजन, तो इंफ्रारेड रीजन में क्या होगा. अब आपको ये पता चलना चाहिए कि अल्ट्रा एंड इंफ्रा के बीच में क्या रिलेशन है, एंड फॉर दैट अगेन देयर इज अ शॉर्टकट. तो मेरा एक शॉर्टकट याद रखिए, रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, लाल हो जाएगा, यूवी आएंगे, एक्सरे होगा, तो अपना गम भूल जाएंगे. रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, लाल हो जाएगा, इंफ्रारेड दिखाई देगा, विजिबल आएगा, विजिबल, फिर यूवी आएंगे, एक्सरे होगा और वो अपना गम भूल जाएंगे. सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम. सबसे पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा. याद रखिए जैसे जैसे हम गामा की तरफ जाते हैं हमारी एनर्जी बढ़ती है और हमारा वेवलेंथ घटता है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है. हमें ये जानना है कि अल्ट्रा कहाँ है. ये रहा बाबू लोग अल्ट्रा, और दूसरा इंफ्रा है, इंफ्रा ये रहा. तो अगर मैं इंफ्रा में जा रहा हूँ तो एनर्जी कम होनी चाहिए क्योंकि अल्ट्रा की ज़्यादा है. तो एनर्जी कम से कम कहाँ हो सकता है, तो जरा सोच के देखो. -13.6, 3.4, माइनस में 1.51, माइनस में 0.85, और इसके ऊपर चले जाओगे तो और कम होता चला जाएगा, और कम. जितना आप ऊपर से नीचे गिरेंगे ना एनर्जी का डिफरेंस उतना कम होगा. यहाँ कौन से ऑप्शन में सबसे कम है, देखिए 2 से 1 में गिरेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आता है, 3 से 2 में फिर भी 12 के आसपास आता है, 4 से 2 में गिरिएगा फिर भी देखिए लगभग 13 के आसपास आ रहा है.
लेकिन 5वें से चौथे में गिरिएगा ना तो आपका आंसर बात 0 पॉइंट समथिंग ही होगा। इसलिए तुम्हारा जो आंसर है बच्चा लोग वो है 5 से 4। गजब का सवाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आता है बच्चा लोग, नीट में भी आया, इस साल के पेपर में भी आया, सीयूटी में ही पूछेगा। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। देखिए फर्स्ट लाइन बोल रहे हैं तो सबसे पहले 1/λ r 1 ये कौन सा है, लाइमन है, तो यहाँ पर 1 ही होता है, माइनस फर्स्ट लाइन बोल रहा है तो 2 का यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 3r/4 यानी कि 4/3r। अब आपसे बोलता है वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, तो ए मेरी जान बच्चा पार्टी, आर बामर माने 4 और यहाँ पर 5 5 का कितना हो जाएगा बाबू लोग 25, 25 में से 4 गया तो 21r/4, ये 1/λ है। सो λb इज इक्वल टू 4/21r। दोनों का रेशियो ले लेते हैं। सो λ/λb 4/3r इंटू बच्चा लोग 21r डिवाइडेड बाई 4, कटा कटा 3 सते 21, लोचा हो गया। कोई नहीं, फिर से करते हैं। लाइमन है ना, तो लाइमन में 1 और फिर यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया तो इतनी, ये 4/3r सही है। अच्छा मैंने कहीं तो लोचा मारा डिवाइड करने में, 4/3r और यहाँ पर 4/20r है, 21 आ रहा है। और बामर में जाएंगे तो लाइमन बामर, तो 2 का स्क्वायर 4 और फर्स्ट लाइन है, हाँ देखो यहाँ पर गलती पकड़ा गई, तो यहाँ पर 25 नहीं आएगा बच्चा लोग, 2 के बाद में 3 आता है फर्स्ट लाइन, सही सब पकड़े। 1/2² माइनस 1/n², तो n फर्स्ट लाइन है तो 3 आएगा, तो 3 का 9 होता है बाबू, तो 9 में से 4 चला जाएगा तो 5r, तो 4/5r हुआ, 4/5r हुआ। तो ई तुम्हारा हो गया 4/3r और ये हुआ तुम्हारा 5r/ इतना, डिस्काउंट तो 3λ/5। अभी भी कहीं लोचा लग रहा है मुझे, काहे लिए जल्दबाजी में हम गलती कर रहे हैं का सुकूल, इससे पहले लेकिन आंसर नहीं चेक किए। 9 में से 4 गया तो 5r/5। अच्छा देखो फिर गलती पता चल गया, 36 होगा ना नीचे, गलती हो गया रे, देख रहे हैं गलती करते जा रहे हैं। तो 9 चौका 36 और 36/5r है बाबू, ये है तुम्हारा λb। चलिए अब देखिए, अगर नाम अगर आया ना, नहीं हुआ ना, तो अपना नाम बदल देंगे, बाबा SSP बाबा रख देंगे, बस SSP आप लोग बोल लेना, ठीक है। देखो 4/3r और 5r/36, r ने r को मारा, 4 9 36, 5/27, गजब। बोले थे कि नहीं आंसर आएगा, तो लैम्बडा भी करोगे तो 27 लैम्बडा, ये है, ये गलत आंसर है, 27 λ/5 आपको ये निकालना है, तो तुम्हारा आंसर है ये। चलिए ये अगला सवाल, डिफरेंस ऑफ वेव नंबर्स। प्लीज याद रखिए, वेव नंबर्स का मतलब होता है 1/λ, हमेशा याद रखना, लैम्बडा इज वेवलेंथ बट वेव नंबर का मतलब 1/λ होता है। तो पूछ रहा है द डिफरेंस ऑफ वेव नंबर्स ऑफ लाइंस विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बच्चा बाबू, ए बच्चा पार्टी, और मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे फॉर द बामर सीरीज, तो ये तुम लोग कर लो यार, बहुत ही सिंपल है। 1/λ इक्वल्स टू क्या, 1 में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में यहाँ पर कितना 9, ये क्या बनेगा तुम्हारा, लैम्बडा मिनिमम आएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि मिनिमम में हम सबसे पहली वाली वैल्यू रखते हैं, n की सबसे छोटी वैल्यू, n बराबर 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी, सबसे छोटी वैल्यू पर मैक्सिमम मिलता है, ये आपका मैक्स है। तो ये कितना हो गया 5r/36, ठीक है। और 1/λ मिनिमम करते हैं तो 1/r 1/4 माइनस में ये आपका 0 हुआ, तो ये हो गया r/4। अब दोनों का आपको क्या लेना है बच्चा, डिफरेंस लेकर के आंसर कमेंट में करिए। चलिए आइए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अगला सवाल है बच्चा लोग, फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल 13.6। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज स्ट्राइक्स हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ध्यान से सुनिएगा, तो ग्राउंड स्टेट में 12.09 के साथ स्ट्राइक करता है एंड गिव इट्स ऑल एनर्जी टू द हाइड्रोजन एटम, मतलब कि हाइयर से लोअर पे ही जा रहा है। तो ए बच्चवा यहाँ होता है आपका -13.6 -3.4 -1.51। सोच के देखिए 12.09 एनर्जी रिलीज कब होगा, जब वो यहाँ से यहाँ पर आएगा,
मतलब वो यहाँ पर है n बराबर 3 में है, n बराबर 2 में है, n बराबर 1 है. दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट. दिस इज योर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. सो द आंसर इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट. बोलिए श्री अम्बे माता की जय. अगले प्रश्न पर चलते हैं. हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to 3 to n equals to 1. State in time interval of इतना. Calculate the average torque. ए बाबू, एवरेज टॉर्क मतलब होता है डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी. जैसे फोर्स बराबर dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, वैसे ही टॉर्क होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन में टाइम. तो तुम्हार एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 हो जाएगा. तो h अपॉन 2 कॉन्स्टेंट ना हो गया, और टाइम आपको दे रखा है 1.2 इंटू 10 कितना माइनस में 8, और यहाँ लग जाएगा 3 में से 1 गया तो 2. पता चला? अरे पता चला कि नहीं खे चला बच्चा लोग? क्योंकि L बराबर NH अपॉन 2 होता है ना. तो L2 माइनस L1 करिएगा ना, तो 2H अपॉन में 2 और 3H अपॉन में 2 है. तो कॉमन ले लिए बच्चा लोग, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2. समझ गए? ठीक है. 2 से 2 कट जाएगा बच्चा लोग. H आपका होता है 6.625 10⁻⁻34, 10 पावर माइनस में 8 हो जाएगा ये तो, प्लस 8, और नीचे 1.2 है, और ये आपका 3.14 है. तो 3 दूनी लगभग 6 के आसपास आ रहा है. तो 6 से 6 कट जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग होगा ना बाबू. अब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, पावर मैच कर लीजिए. देखिए 6.625 को मैं 6 ही मान रहा हूँ, ये 3 दूनी 6 ही मान रहा है. अप्रॉक्स का खेला है बच्चा लोग. तो 3 6 नहीं गलती नहीं, ऊपर वाले को 6.6 लीजिए और नीचे वाले को 3 एकम 3 लीजिए. तो 6/3 करेगा तो लगभग 2 के आसपास आंसर है. और 2 के आसपास आंसर ससुरा यही दिख रहा है. पावरवा देख रहे हैं, -34 में से 8 जाएगा -26. गजब. बोलो श्री अम्बे माता की. आंसर सी ऑप्शन. अगले प्रश्न पर चलते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट बी मिनिमम? तो r बराबर होता है बाबू लोग NH अपॉन में 2 नहीं, r प्रोपोर्शनल टू n² बाई z होता है. रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट तो चलो ये तो हो गया, लेकिन z जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका r सबसे कम होगा. हाइड्रोजन का z सबसे कम है, हीलियम बोरोन सबसे ज्यादा मैग्नीशियम का है, इसीलिए उसका रेडियस सबसे छोटा आएगा. अगले प्रश्न पर चलते हैं. द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजेनिक आयंस एंड B are VA and VB respectively. Now VB is greater than VA. So बच्चा लोग पोटेंशियल ग्रेटर देन ये है एज पर द फॉर्मूला KQ बाई R. जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रेडियस कम ना होगा बाबू. तो B का ज्यादा है तो RB का छोटा हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए. बोलिए चमका बढ़िया से, अच्छे से क्लियर है? तो फटाफट ये क्वेश्चंस का जो PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम में मिलेगा, उन्हें डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट करिए बच्चा लोग. अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस के सेकंड पार्ट के ऊपर, और साथ ही साथ हम करेंगे सेमीकंडक्टर भी. बहुत मजा आने वाला है. स्टे विथ अस. पूरा का पूरा क्लास आपको मजा दे देगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ेंगे न्यूक्लियाई चैप्टर के ऊपर. तो न्यूक्लियाई का जो फर्स्ट पोर्शन है दैट वाज ऑल अबाउट रेडियस, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब हम आगे बढ़ जाएंगे रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स. देखिए अल्फा बीटा गामा डीकेस के जो इक्वेशंस होते हैं ना, लाइक जैसे केमिस्ट्री में आपने देखा होगा यार, वो बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने लोग, तो वो बैलेंसिंग यहाँ पे करना होता है. लेकिन पता होना चाहिए कि अल्फा में क्या होगा, बीटवा में क्या होगा और गमवा में क्या होगा. तो चलिए सबसे पहले अल्फा के बारे में सोचते हैं. तो किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल का डीके मतलब होता है 2He4 का बाहर निकल जाना. ज़्यादातर ये इसके अंदर देखा जाता है कि जिनका भी एटॉमिक नंबर 83 से अबव होता है उसके अंदर ये सीन दिखाई देता है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि बच्चा लोग अगर मान लो कोई भी पार्टिकल है ZXA और वो अल्फा पार्टिकल को अपने में से रिलीज कर दे रहा है 2He4, तो आप देख सकते हैं कि जो डॉटर एलिमेंट है उसका Z 2 जितना कम हो जाएगा और उसका मास नंबर 4 टाइम्स कम हो जाएगा. सिमिलरली जस्ट लाइक केमिस्ट्री, हम इसके मास नंबर को बैलेंस कर रहे हैं एंड इसके Z यानी कि एटॉमिक नंबर को भी हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं. तो यहाँ से आपको क्या पॉइंट याद हो गया कि अगर अल्फा पार्टिकल का डिके होगा तो जो Z है वो 2 जितना कम होगा और जो A है बच्चा वो 4 टाइम्स जितना कम हो जाएगा, 4 जितना कम हो जाएगा. अब यहाँ से ये जो इससे जो पेरेंट से डॉटर बना है इसमें एक Q वैल्यू होती है. वो Q वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है. मास ऑफ X
ये वाला जो है, और फिर आपका मास ऑफ हीलियम, उसमें से माइनस में ये मास ऑफ पेरेंट, इसको md कह देता हूँ, इंटू सी स्क्वायर कर दीजिए, या ये जो मास डिफेक्ट है उसको 931.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द क्यू वैल्यू, और इसे हम कहते हैं रिलीज्ड एनर्जी। क्यू वैल्यू का मतलब होता है एनर्जी। अगर क्यू ग्रेटर देन 0 है और क्यू लेस देन 0 है तो हमें दो बातें याद रखनी है। क्यू ग्रेटर देन 0 होगा मतलब प्रोसेस खुद से हो रहा है, और अगर Q लेस देन 0 है मतलब यहां पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो Q ग्रेटर देन 0 में एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रहा है, एग्जिट। और एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है। क्या मैडम सही बोल रहा हूं ना? धन्यवाद। काड़ी सिंह मैम यहाँ पर है, केमिस्ट्री की प्रणेता, तो हमने सोचा कि अगर गलती होगी तो केमिस्ट्री के प्रणेता बता देंगे। चलिए, तो अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं बीटा डीके की। तो बच्चा लोग बीटा डीके का मतलब समझिए पहले, किसी भी न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ये होता है आपका बीटा डीके। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या सर क्या बता रहे हो, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है क्या? हाँ बच्चा, इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बनता है। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिट्रॉन भी बनता है। तो E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, पॉजिट्रॉन को P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी इसे -1E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे +1E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये बनते कैसे हैं इलेक्ट्रॉन्स, कि ये न्यूक्लियर के रिएक्शन के टाइम में यहाँ से बीटा डीके में क्यों निकल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में होता है। तो वास्तव में होता क्या है कि जो न्यूट्रॉन है वो एक प्रोसेस में खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और जो प्रोटॉन है वो खुद को एक प्रोसेस में न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जब एक न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा होता है तो यहाँ पर 0 है, ये प्लस है, तो ऑब्वियसली यहाँ E माइनस होगा, और यहाँ पर बच्चा लोग न्यूट्रॉन है और ये 0 है, तो यहाँ पर इसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। ये प्लस है तो यहाँ मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन और ये बन गया पॉजिट्रॉन। अच्छा, इनके साथ ना इनके कुछ एंटी पार्टिकल्स भी साथ साथ में निकलते हैं। एक जगह पर होता है न्यूट्रिनो और एक जगह पर होता है एंटी न्यूट्रिनो। तो जब न्यूट्रॉन बाहर निकलता है तो न्यूट्रिनो को बाहर लेके निकलता है, और जब ये होता है बच्चा लोग एंटी न्यूट्रिनो को बाहर लेके निकलता है, जिसको हम V बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड देन एंटी न्यूट्रिनो। याद रखिएगा, ये इक्वेशंस डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो क्या है? एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। इनका ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में बाकी पार्टिकल्स के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो उसका मास इतना लाइट होता है कि इनके इंटरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सिर्फ ये पार्टिकल्स हैं, लेकिन इस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च करी नहीं गई है। वैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बट इससे भी ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। उनके इंट्रैक्शन, उनके मासेस इतने कम होते हैं कि उसकी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये आपका हो गया बीटा डीके। तीसरे नंबर पर आता है गामा डीके। बच्चा, जब भी गामा डीके होता है तो बस एक चीज़ याद रखिएगा, ना इनके Z पर कोई फर्क पड़ता है, ना ही तो इनके A पर फर्क पड़ता है, बिकॉज इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट्स नॉट अ पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल था, बीटा पार्टिकल है, लेकिन ये एक वेव है। तो जब वेव बाहर निकलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कब होता है? खास करके जैसे एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, उसी तरह से न्यूक्लियस में भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, और जब हायर से लोअर एनर्जी लेवल पर जाते हैं उसी वक्त गामा डीके बाहर निकलता है। बस ये हो गई, इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ की। तो सबसे पहले एक्टिविटी I इज इक्वल टू -n टाइम्स ऑफ लैम्बडा, जहां पर लैम्बडा जो होता है बच्चा लोग डीके कांस्टेंट होता है। अगर आपने पूरे फॉर्मूले का लिस्ट चाहिए तो चैनल पर भी दिया हुआ है, आप उससे सर्च करेंगे, एंटायर फार्मूला ऑफ क्लास 12 आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो लैम्बडा आपका डीके कांस्टेंट होता है। अगर मान लो किसी टी टाइम पर अनडिस्ट्रॉयड या अनडिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट्स न्यूक्लियस के अंदर n है, तो n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा टी, ये एक इक्वेशन याद रखना है। दूसरा बच्चा लोग n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n, जहां पर n इक्वल्स टू t अपॉन में t हाफ होता है। एक तो ये वाला इक्वेशन याद रखना है। फिर हाफ लाइफ t हाफ इज इक्वल टू आपका 0.693 अपॉन में लैम्बडा। t हाफ का मतलब होता है कितने टाइमर जो भी न्यूक्लियस हैं वो कितने समय में आधे हो गए, यानी 100 लोग थे तो 50 होने में कितना समय लगा। और एक होता है आपका मीन लाइफ, जिसको निकालने के लिए आपको 1 अपॉन लैम्बडा इक्वेशन का यूज करना होता है। सो दिस इज डन रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव डिकेज और उसके इंपॉर्टेंट नियम। मास एनर्जी रिलेशन एंड मास डिफेक्ट। कोई भी न्यूक्लियस का अगर मास बच्चा लोग m है, प्रैक्टिकली देखा गया उसके अंदर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। फ्री फॉर्म में ये मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हमेशा इससे ज़्यादा होता है, इसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए ZMP
प्लस एन एम एन माइनस में कैपिटल एम का यूज़ करें और डेल्टा एम को सीधा मल्टीप्लाई करिए एम सी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर नहीं लेना है सीधा। अगर आप 931.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज करते हो जो कि प्रूव्ड वैल्यू है, आपने डेल्टा एम निकाला, जेड एटॉमिक नंबर है, एन न्यूट्रॉन नंबर है, दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस, तो आपको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। देखिए जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उस न्यूक्लियस को तोड़ना उतना ही असंभव है। जैसे आयरन का सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज ऑल अबाउट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। इसी के जैसा एक ग्राफ होता है और वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। वो ग्राफ को याद करने के लिए आप एक बार एनसीईआरटी जरूर देख लेना। यहाँ कहीं पर आता है आपका 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, इसको EBN से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज EB अपॉन में ए। यानी अगर आपको कभी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, इसका मतलब है कि आपको ए से डिवाइड किया हुआ वैल्यू है। यानी बाइंडिंग एनर्जी कैसे मिलेगा, डिचकियों करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सुनाता हूँ, ध्यान रखिएगा। बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा, इसका मतलब है कि वो उतना ही स्टेबल न्यूक्लियस है। बाइंडिंग एनर्जी जितनी कम, वो अनस्टेबल न्यूक्लियस है। स्टेबल न्यूक्लियस का मतलब वो टूटना नहीं चाहता, वो एज इट इज रहना चाहता है, और अनस्टेबल का मतलब वो टूटना चाहता है। नेक्स्ट आता है बच्चा बाइंडिंग एनर्जी पर, ये हमने आपको बता दिया। अगले टॉपिक पर आएंगे न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ये एक थ्योरी है जिसे आप टेक्स्ट बुक से याद रख लीजिएगा, कहानी पूरी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूक्लियर फिजन में होता है कि जैसे हैवी न्यूक्लियस 92 यूरेनियम 234 अगर कोई एलिमेंट है, इस पर बच्चा न्यूट्रॉन अगर मारेंगे ना, तो ये अलग अलग शेप में, अलग अलग शेप नहीं, अलग अलग एलिमेंट्स में खुद को तोड़ते चला जाएगा। ये 92 यूरेनियम 234 का जो सैंपल है फटेगा, वापस कुछ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, ये निकलने वाले न्यूट्रॉन और सन की होंगे, ये वापस इस सैंपल को फोड़ते चले जाएंगे। ये प्रोसेस लगातार होती चली जाएगी तब तक जब तक आप इसे कंट्रोल नहीं कर लेते। प्रचंड मात्रा में एनर्जी बाहर निकलेगी, प्रचंड मात्रा में एनर्जी बाहर निकलेगी, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। अगर इसमें से निकलने वाली एनर्जी को आप कंट्रोल कर ले गए तो इसका मतलब है कि आप इसको यूज कर लेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं करके गए, अनकंट्रोल हो गया, तो यही आपका न्यूक्लियर बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पाकिस्तान के पास आजकल बस यही बचा और तो कुछ बचा ही नहीं है, बराबर। तो न्यूक्लियर बॉम्ब एंड देन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये होता है आपका न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। लेकिन आपको एक छोटा सा काम देते हैं बच्चा, न्यूक्लियर चैन रिएक्शन इतना आसान नहीं होता उसकी एनर्जी को कंट्रोल करना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। उस प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए 3 सॉल्यूशन आपकी किताब में बताए गए हैं। ऐसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फिजिक्स है, लेकिन 0.00001% आपकी किताब में अभी इस वक्त दिया हुआ है। तो 3 प्रॉब्लम कौन से आते हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ कहानी के माध्यम से, याद रखेंगे तो वहाँ के सवाल आपके कभी भी फंसेंगे नहीं, जनरल थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। पहला सवाल होता है कि जो न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं चैम्बर में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले होते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं तो बहुत जल्दी चैम्बर से बाहर आ जाएंगे, चैम्बर से बाहर आ जाएंगे, इंटरेक्ट कर जाएंगे एनवायरनमेंट के साथ, चैम्बर ब्लास्ट हो सकता है। ह्यूमन को भी बहुत प्रॉब्लम होगा, जो कि जितने भी साइंटिस्ट लैब में होंगे उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर्स का यूज़ किया जाता है, जो उसकी एनर्जी को डाउन करता है, और मॉडरेटर के फॉर्म में हैवी वाटर, D2O, इन सब का यूज़ करते हैं। नंबर 2 होता है बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसी है, क्योंकि इसमें ट्रेमेंडस एनर्जी बाहर निकल रही है। जब एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है 10⁸ केल्विन, तो उसको कूल डाउन करना पड़ता है, और चैम्बर को कूल डाउन करने के लिए पाइप के थ्रू पानी और मोल्टन सोडियम का यूज़ किया जाता है। ये जो मैं एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, जो इनके यूजेस हैं, वो आपको याद रखना है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किसी भी टाइम पर जो न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ये वाले न्यूट्रॉन्स और जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स हैं, इनका रेशो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके रेशो को कहा जाता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ये 3 तरह का हो सकता है, k बराबर 1, k ग्रेटर देन 1, k लेस देन 1। अगर k ग्रेटर देन 1 है तो ये आपका सुपर क्रिटिकल स्टेट है। क्यों? क्योंकि एमिटेड अपॉन इंसिडेंट। अब आप किताब पढ़ेंगे, आपको पूरा मजा आ जाएगा। देखिए, एमिटेड बहुत ज़्यादा है, इंसिडेंट बहुत कम है, तभी k ग्रेटर देन 1 होगा। ये पहली स्टेट है जिसको हम सुपर क्रिटिकल स्टेट कहते हैं। अब ये सुपर क्रिटिकल स्टेट क्यों है? क्योंकि अगर आप समय रहते इसको कंट्रोल नहीं किए, चैम्बर में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा हो गई। ये 5 ही है तो ये 10 है, 10 लोग मिलकर के और सैंपल को फोड़ देंगे। नंबर बी पर आता है बच्चा k = 1। ये ठीक इसका उल्टा प्रोसेस है, यानी इसको हम कहते हैं सब क्रिटिकल स्टेट। ये क्रिटिकल स्टेट इसे कहिए।
ये क्रिटिकल स्टेट है, मतलब साइंटिस्ट लोग बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, 10 मार रहे हैं, 10 ही न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो सैंपल को बहुत टाइम लगेगा फूटने में। चलिए अब बात करते हैं k<1। ये होता है सब क्रिटिकल स्टेट। अब ये भी तो प्रॉब्लम वाला ही स्टेट है, क्योंकि अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया तो आप यहाँ 100 मार रहे हैं। देखिए k<1 कब होगा, जब ये 100 है, ये 100 है और ये आपका 10 है, 10/100 <1। मतलब आप 100 मार रहे हैं, न्यूट्रॉन्स निकल ही नहीं रहा है, मतलब आपके सैंपल फट ही नहीं रहे, तो न्यूक्लियर चैन रिएक्शन ही नहीं हो रहा। तो ये तीनों ही प्रोसेस ऐसे हैं जिसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है, एंड वी ह्यूमन कैन नॉट डू दिस। फॉर दिस देयर इज अ ऑटोमेटिक सिस्टम, और वो ऑटोमेटिक सिस्टम में होता क्या है बच्चा, तो जैसे ये चैम्बर है, तो इस चैम्बर में जैसे ही k>1 होता है, k>1 होता है, तो एक रॉड्स ऐसे आ जाती हैं अंदर, ताकि वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर ले जाए, इसलिए इन्हें कंट्रोल रॉड्स कहते हैं। बच्चों ये बने होते हैं कैडमियम और बोरोन के, यही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा, ये कैडमियम और बोरोन के बने होते हैं। और जैसे ही k<1 होता है, ये रॉड्स अपने आप बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज k>1 एंड दिस इज k<1, तो प्रोसेस स्मूथली फंक्शन रहता है। तो कंट्रोल रॉड्स किसके बने होते हैं, कैडमियम एंड बोरोन के, जो कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक इसका उल्टा होता है फ्यूजन। हमने फ्यूजन में क्या देखा, हैवी न्यूक्लियस टूट रहा है, एनर्जी बाहर निकल रही है, और फ्यूजन में लाइट न्यूक्लियस मिलता है, और हैवी न्यूक्लियस बनाते वक्त जबरदस्त एनर्जी बाहर निकलती है। हजारों करोड़ों सालों से सूर्य भगवान लगातार अपने में से एनर्जी छोड़ रहे हैं। आदित्य हृदय स्त्रोतम कोई नहीं जान पाया, साइंस 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 सब कहते रहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे वेदों में, हमारे सनातन धर्म में इसके बारे में पहले से ही लिखा गया था। हम तो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान के रहस्य को कोई समझ सकता है नहीं। अभी कहने की बात है यार कि उसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन हो रहा है, कोई साइंटिस्ट जाके वहां देख सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी है, अब गढ़ दिया गया है तो बच्चे उसे समझते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों और वेदों में जो ये पहले से ही बता दिया गया है, वो साइंस, जो अंग्रेज लोग हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिए थे, वरना सारे के सारा नॉलेज आज भारत में होता और सारे आचार्य और वेद शास्त्र सब कुछ यहीं पर होता। तो अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत आगे जाए, इस वजह से उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है जला दिया था। उसके अंदर इतने सारे ग्रंथ थे, इतने सारे साहित्य थे, इतने सारे वेद थे बच्चा, कि वो पूरे दुनिया का कल्याण कर सकता था। एग्जाम्पल के तौर पर लोग पुष्पक विमान कहते हैं, प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में बैठ के कुबेर जी के पास था पहले, फिर वो रावण मार के ले लिया था, फिर प्रभु श्री राम उसी में तो आए थे। वो पुष्पक विमान का कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही था जब प्रभु श्री राम थे। तो ये सारी चीज़ें एक थियरी है जो हमें लगता है कि अंग्रेजों के थ्रू आई है, साइंटिस्ट के थ्रू आई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ऊपर ईश्वर है, जिसे भी आप मानते हो, भगवान सबसे पहले है, और वही, उन्हीं के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बट अब ठीक है, थियरी है, तो हमें ये याद तो रखना पड़ेगा। इसके अंदर टोटल 4 प्रोसेस होती है, उसमें टोटल 12.26 जितनी एनर्जी बाहर निकलती है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर के सबसे लास्ट पेज को पढ़िएगा, आपको आनंद आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा होता है हमारा न्यूक्लियस का भी समाप्तन। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जो क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस रिस्पेक्टिवली इन द 82 पीबी, लीड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 82 में इतना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स की संख्या 82 हो जाएगी। 82 वाले 3 ऑप्शन है, या तो ये हो सकता है या तो ये 2 ऑप्शन है। फिर दूसरे नंबर पर न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन में 206 में से 2, 6 में से 2 गया 4, 20 में से 8 जाएगा तो 12, 124। 124 वाला यही ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है, ये गलत। तीसरे को चेक ही मत करो क्योंकि दूसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं। चलिए, विच आर द आइसोटॉप्स, आइसोटोन एंड आइसोबार न्यूक्लियस रिस्पेक्टिवली ऑफ 6C12 फ्रॉम एमंग 6C14, 5B इतना इतना। तो 6C12 का सबसे पहले आइसोटॉप कौन है, तो 6C14, 6C14 वाला एक ऑप्शन है, और डी है। 2 हो सकते हैं आपके आंसर, नहीं हो सकते, एक ही होंगे। चलिए, तो ये हो सकता है। फिर इसका बच्चा 6C12 का हमको क्या चाहिए, आइसोटोन। 12 में से 6 गया 6, 14 में से 6 गया 8, 12 में से 5 गया 7, 13 में से 7 गया 6, तो ये आएगा सेकंड नंबर पर, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, ये आंसर गलत है। तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं। द रेडियस ऑफ 13 एल्यूमिनियम 27 एंड 30 जिंक 64 देन R1/R2, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू A का क्यूब होता है, तो 27 का क्यूब है बच्चा लोग, तो ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 64 है बच्चा लोग, तो ये आपका 4 हो गया। ऐसे ही पता चल गया, 3/4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अ ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन के लिए इतना है, यानी 1H2 के लिए आपका 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। दिस इज नॉट बाइंडिंग एनर्जी, पर दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी चाहिए
तो मुझे इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज 2.2 एंड दैट फॉर 2He4 इट इज 7. तो 2He4 के लिए अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी जानना चाहूँ तो 7 को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज. चलिए अब बोलता है इफ 2 ड्यूट्रॉन न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म 2He4. तो 2 ड्यूट्रॉन मिलते हैं 1H2 प्लस 1H2, ये मिलके क्या बनाते हैं 2He4 बनाते हैं. तो हाउ मच एनर्जी विल बी प्रोड्यूस. तो एनर्जी रिलीज में ये डॉटर है, ये पप्पा है, इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस ले लेते हैं. इसकी एनर्जी कितनी बच्चा 28 और ये 2 लोग हैं और कितना हुआ 2.2. तो 28 माइनस 4.4, 28 में से 4 गया बच्चा लोग 24. तो 23.6 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर. चलिए which is the necessary and sufficient condition for element to be naturally radioactive. तो मैंने क्या बताया था Z greater than 83 वाले जो होते हैं अल्फा बीटा गामा को निकालते हैं तो Z की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब Z should be greater than 83. Okay, which of the following is true for the relative ionizing power of alpha beta gamma? Very interesting question. आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा, ज़रा सोच के देखिए. आयनाइजिंग पावर मतलब आयनाइज करना मतलब तोड़ना. तोड़ कौन सकता है. जैसे मैं किसी दीवार को तोड़ना चाहता हूँ तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ. किसी दीवार को तोड़ने के लिए मुझे दीवार जैसी भारी चीज़ लानी पड़ेगी, यानी कि जो पार्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है वही तोड़ सकता है, तो उसका आयनाइजिंग पावर बहुत अच्छा होगा. अल्फा बीटा गामा में सबसे अच्छा पार्टिकल कौन है. बीटा तो आपका हल्का है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा आपका हैवी है, यानी आपका आंसर हो जाएगा इट इज मैक्सिमम फॉर अल्फा पार्टिकल. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एज टाइम पासेस द नंबर ऑफ इट्स न्यूक्लियाई डिक्रीजेस एंड अलॉन्ग विद दैट. ध्यान से समझिए बच्चा, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे जैसे समय पास हो रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीजेस. इसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो लगातार फटते जा रहे हैं, इनकी संख्या कम होते जा रही है. तो एक्टिविटी एंड लैम्बडा गो ऑन डिक्रीजिंग. अब जरा समझते हैं. I इज इक्वल टू होता है माइनस एन लैम्बडा, ठीक है. ये लगातार बढ़ेगा, एक्टिविटी लगातार बढ़ेगी, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया. एक्टिविटी एंड लैम्बडा गो ऑन इंक्रीजिंग, आंसर यही होगा बच्चा लोग. जरा सोच के देखिए अनडिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट का क्या मतलब होता है. ट्राई टू फील दिस पॉइंट, डोंट गो फॉर अ रट्टाफिकेशन. अनडिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट का मतलब होता है कि कितने लोग नहीं फटे. अब अगर मान लो न्यूक्लियस में 100 लोग हैं, फटे ही नहीं, तो रेट तो आया ही नहीं. रेट मतलब फटना, इंटीग्रेशन, रेट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम एक्टिविटी बोलते हैं. अब मैं कह रहा हूं कि 100 के 100 लोग ही पड़े हैं, तो जब 100 के 100 लोग न्यूक्लियस में एज इट इज हैं तो रेट ऑफ इंटीग्रेशन आया कितना, 0. लेकिन 100 20 हो गया तो रेट आया कुछ, क्योंकि 100 से 80 लोग गए तभी तो 20 बचा. तो जब अंदर फट रहा है तो रेडिएशन भी हो रहा है, हमें एक्टिविटी भी मिल रही है. इसका मतलब क्या है कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या जो अंदर न्यूक्लियॉन्स है वो फटते हैं तो इंटीग्रेशन रेट बढ़ता है, यानी आई बढ़ेगा. ये तभी बढ़ रहा है जब आपका लैम्बडा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ये माइनस इसलिए आता है क्योंकि एन लगातार घटता है, ये घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्टिविटी आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी. अगला सवाल, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 5 मिनट. देखिए हाफ लाइफ दे रखा है, ऐसे सवाल को करने का आपको टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से देखिए. एट द एंड ऑफ 20 मिनट, यानी समय दे दिया 20 मिनट, आपसे बोलता है कि इट्स डैश परसेंटेज क्वांटिटी विल रिमेन अनडिसइंटीग्रेटेड. तो कितना क्वांटिटी जो है इसका अनडिसइंटीग्रेटेड रहेगा, कितना प्रतिशत जो है वो अनडिसइंटीग्रेटेड रहेगा. तो जरा सोचिए बच्चा, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 5 मिनट, एट द एंड ऑफ 20 मिनट, यानी 5 मिनट में जो भी अमाउंट था वो x/2 हुआ, ऐसा समझो, क्योंकि 5 मिनट उसका क्या है, हाफ लाइफ है. फिर नेक्स्ट 5 मिनट में यानी 10 मिनट में ये आपका x/4 हो गया, पहले x अमाउंट था. फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ और जोड़ दो, फिर 5 मिनट यानी 15 मिनट, ये आपका x/8 हुआ, आधा होते जा रहा है. फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ यानी कि 20 मिनट, ये आपका कितना हो गया बच्चा, x/16. समझ गए, ठीक है. तो अब ये आपका हाफ लाइफ हो गया 20 मिनट. तो जब आपका ये आपका टोटल टाइम हो गया 20 मिनट. तो 20 मिनट में ये इनिशियल का x/16 है, तो क्या बोलता है
इट्स डैश परसेंटेज क्वांटिटी विल रिमेन अनडिसइंटीग्रेटेड। यानी अभी भी कितने लोग अनडिसइंटीग्रेटेड है, x तो थे, बचे इतने हैं x बाई 16, तो x बाई 16 इंटू 100 करिए, 16 पचे 80, 16 छक्का 96, 6.25। शुक्ला जी 100/16 करो, 6.25 आंसर आएगा। सो फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन यूज दिस इक्वेशन, 6.25 आंसर है। समझ गए बच्चा लोग? सही है, हमारा कैलकुलेशन तेज हो गया है, क्या बात है। चलिए बच्चा, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। तो तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बाकी क्वेश्चन अगर मैं करा दूंगा तो मजा नहीं आएगा बच्चा लोग। बाकी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हम आपको शीट में दे रहे हैं, इन्हें आप बढ़िया से कर लीजिए। 4 से 5 सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके ऊपर देके जाते हैं। चलो अब हम आखिरी चैप्टर पर चलेंगे, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चैप्टर बेस्ट आपको यूट्यूब पर कहीं मिल ही नहीं सकता। एंड यहाँ जो मैं आपको पढ़ा दूँ, अगर आप ध्यान से शिद्दत से पढ़ लो तो यू विल बी इन लव विद दिस सेमीकंडक्टर। एंटायर चैप्टर के लिए विल टेक 30 to 35 मिनट। वैसे अगर आपको पहली बार आप मुझसे पढ़ रहे हो या पहली बार ही चैप्टर पढ़ रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं, 12वीं की बोर्ड एग्जाम आपने दे चुके हो बच्चा लोग, तो पढ़ चुके होंगे, तो थोड़ा रफ्तार में पूरी चैप्टर की कहानी आपको समझाता हूँ। ध्यान से सुनते चले जाओगे तो सारे की पॉइंट्स आपके दिमाग में छपते चले जाएंगे। चलो सबसे पहले एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टर के बारे में आपको पता होगा, ये पूरा सीयूटी का सिलेबस उठाया हमने। इंसुलेटर पता होगा एंड सेमीकंडक्टर आपको पता होगा। कंडक्टर वो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है, सेमीकंडक्टर में है बट कंडक्टर से कम, बट इंसुलेटर से ज़्यादा। अच्छा एनर्जी बैंड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी एटम की हम बात करते हैं, चलो सिलिकॉन एटम की बात करते हैं, मोस्टली यही आपका आने वाला चैप्टर में। तो यार ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा, जो लगातार बैलेंसी में काम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं ना, इनकी एनर्जी कम होती है, ये कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। सोच के देखिए, न्यूक्लियस के पास के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेचारे सिर्फ परिश्रम करते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, वैलेंसी का काम करते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट ऑर्बिट में बैठा है, उसको थोड़ी भी एनर्जी दीजिए, तो लास्ट ऑर्बिट से वो फटाक से निकल जाएगा और करंट बना देगा। तो जैसे ये सिलिकॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाया, बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, बैलेंसी का काम कर रहा है। इसीलिए वैसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी कम होती है, उन एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को एक ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस बैंड वाली एनर्जी। और ठीक बैलेंस बैंड से ऊपर कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो दिखाई ही नहीं देती, मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन मिलते ही नहीं है, इसको कहते हैं फॉरबिडन गैप या एनर्जी का गैप। और ठीक इस एनर्जी गैप के ऊपर भी एक एनर्जी का लेवल होता है, जिसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्शन में काम करते हैं, इसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। सोच के देखिए, अगर Eg बहुत ज्यादा है, Eg ग्रेटर है, इसका मतलब बच्चा वो इंसुलेटर की बात कर रहा है, क्योंकि इंसुलेटर में करंट नहीं बन सकता, मतलब कि वैलेंस से कंडक्शन में कोई भी लोग जा नहीं सकते, तो वो इंसुलेटर है। अब बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर में जो Eg है वो बहुत ही कम है, मतलब ये बहुत कम है, ओवरलैप है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करके Eg का एनर्जी लेकर के कंडक्शन में चले जाते हैं, मतलब कि Eg जितनी एनर्जी बहुत कम होती है कंडक्टर में, गैप ही नहीं होता, दैट्स वाई वो कंडक्टर है, दैट्स वाई उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वहीं अगर हम बात करें इंसुलेटर सेमीकंडक्टर की, तो सोच के देखिए, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें एनर्जी गैप जो होता है बच्चा लोग, सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप वो आपके कंडक्टर से तो ज़्यादा होता है, लेकिन आपके इंसुलेटर से क्या होता है, कम होता है। तो C लेस देन Eg लेस देन Ei, तो आपके कंडक्टर से ज़्यादा होगा और इंसुलेटर से कम होगा। पूरी कहानी समझ पड़ा। वैलेंस बैंड क्या है, वैसा एनर्जी का विस्तार जहाँ पर वैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो सिर्फ वैलेंसी का काम करते हैं, वो कभी भी किसी भी ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल सकते। वो इलेक्ट्रॉन्स जिनको एनर्जी मिलते ही लास्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, वो आपकी कंडक्शन है। और दोनों में एनर्जी का जो गैप होता है वो हमारा एनर्जी गैप होता है। कंडक्टर में बहुत कम होता है, सेमीकंडक्टर में कंडक्टर से ज़्यादा, बट इंसुलेटर से कम होता है। वहीं अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो ये काफ़ी ज़्यादा होती है। कार्बन का याद रखिएगा 5 पॉइंट समथिंग होता है, सिलिकॉन के लिए ये 5.5 अगर मैं गलत ना हूँ तो, और जर्मेनियम के लिए ये 3.1 समथिंग होता है। माफ़ी चाहेंगे अगर नंबर्स हम भूल रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग से निकल सकता है कोई नंबर,
बट शुक्ला जी को हम बोलेंगे एक टास्क चेक कर लो, शुक्ला जी कमेंट करके बता दो, एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम देख लो एक बार, मिल जाएगा आपको। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड एज अ रेक्टिफायर। डायोड को समझने के लिए पहले अपने को ये पता चलना चाहिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ बच्चा। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होल्स की डेंसिटी से सिलिकॉन में 1 eV और जर्मेनियम में 7 eV। सिलिकॉन में 1 यस। और जर्मेनियम में, इलेक्ट्रॉन बैंड गैप हाँ वही 1 eV। अच्छा ठीक है बच्चा लोग, 1 EV फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज 7 इसको करेक्ट कर लेते हैं। पक्का ना सुकूल? जी सर जी। द इलेक्ट्रॉन बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन 1 eV, द इलेक्ट्रॉन बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम 7 eV। सही बना हो? जी सर देख लिया भाई, जी। नहीं बाद में कुछ लड़कियां कहीं मास्टर गलत बताए इस, ठीक है नंबर से बच्चा वो याद रखने वाली बात है। एन टाइप सेमीकंडक्टर एनी ग्रेटर देन एनएच होता है, यानी यार जाहिर सी बात है इसके अंदर करंट की इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो करंट की इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज़्यादा मिलता है होल्स के कंपैरिजन में। पी टाइप पॉजिटिव टाइप है, पॉजिटिव किसको लेते हैं, होल को, तो एन एच ग्रेटर देन एन ई हो गया, एंड देन वी हैव आई एच ग्रेटर देन आई ई हो गया। ध्यान रखिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एक और पॉइंट आता है, इसके अंदर ना एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल होता है, इसके अंदर डोनर होता है, गलत। इसके अंदर बच्चा लोग डोनर इम्प्योरिटी लेवल होता है, इसके अंदर एक्सेप्टर होता है। एन टाइप बनाने के लिए आपको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की जरूरत पड़ती है और इसको बनाने के लिए आपको ट्राईवैलेंट की जरूरत पड़ती है, पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट। ठीक है, तो ये आपके एन टाइप और पी टाइप हो गए। इन्हीं एन टाइप और पी टाइप को जब आपस में मिलाया जाता है तो बन जाता है आपका एक पीएन जंक्शन डायोड। जब पीएन जंक्शन डायोड बनता है बाबू, तो पी और एन के बीच में यहां पर बनता है डेप्लेशन लेयर। एन विभाग आपका पूरी तरह से प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाते हैं, और यहां होता है माइनस। पी में मेजोरिटी आपका होल होता है, एन में मेजोरिटी आपकी इलेक्ट्रॉन्स होती है, एन में माइनॉरिटी आपका होल होता है और पी में माइनॉरिटी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस तरह के कनेक्शन के साथ। अगर मैंने पी को प्लस दिया, एन को माइनस दिया, मतलब पी एन जंक्शन डायोड में पी को आप प्लस दे रहे हैं, एन को माइनस दे रहे हैं, सीधा सीधा कनेक्शन, तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। अगर हम पी एन जंक्शन डायोड में पी को उल्टा दे रहे हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी का इसको नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल, बच्चा ठीक इसका उल्टा ऐसे, तो बच्चा लोग ये हो जाता है तुम्हारा रिवर्स बायस। ऐसा माना जाता है कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट चलती है वो मिली एम्पियर के फॉर्म की होती है, यहाँ ना के बराबर होता है, लेकिन कुछ अमाउंट की करंट चल जाती है बच्चा लोग, इसीलिए करंट को जीरो नहीं कह के 10⁻⁻⁶ एम्पियर कहा जा रहा है। अच्छा, जो हमारा रिवर्स बायस होता है उसमें माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ये करंट मिलती है और इसमें मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट मिलता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखिए बच्चा लोग, कैरेक्टरिस्टिक मतलब ग्राफ, ये सारी चीजें बोर्ड्स में आप पढ़े हो, अभी आपको फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। ये है आपका आई वर्सेस वी, इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यानी वोल्टेज की जिस जगह पर करंट की वैल्यू बढ़ने लगे। और रिवर्स बायस में बच्चा लोग यही ग्राफ कुछ ये ऐसा हो जाता है। तो ये है आपका रिवर्स वोल्टेज, ये है आपका रिवर्स करंट, ये आपका फॉरवर्ड करंट, ये है आपका फॉरवर्ड वोल्टेज। यहाँ सडनली वोल्टेज जंप लेता है, इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसे कहा जाता है बच्चा थ्रेशोल्ड और कट इन वोल्टेज। ठीक है, थ्रेशोल्ड या फिर कट इन वोल्टेज। चलिए ये चीज भी आपके सामने आ गया कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में। अब क्या है डायोड एज अ रेक्टिफायर, तो हम इस स्लाइड पर आ जाते हैं। देखिए दो तरह का रेक्टिफायर होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, अब तो ये शुक्ला जी को भी याद हो गया होगा, क्या बोलता है शुक्ला जी, एक होता है हाफ वेव और दूसरा फुल वेव। बस इनके डायग्राम मेन है और क्या है। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है कि आपका ये जो वेव फॉर्म होता है ये इनपुट वेव फॉर्म है, और जो आउटपुट वेव फॉर्म होता है बच्चा वो अभी बना के दिखाता है। सर्किट डायग्राम देखिए, इसमें रहता है एक ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, इसलिए प्राइमरी में संख्या टर्न्स की ज़्यादा होती है, सेकेंडरी में कम होता है। यहाँ लगा होता है एक पीएन जंक्शन डायोड और ये सर्किट इस तरह से होती है कंप्लीट। ये होता है लोड रेजिस्टेंस, यहीं पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ये रहा आपका इनपुट,
ध्यान से देखिए, पहले अगर ये प्लस है और ये आपका माइनस है, तो अगर ये प्लस है तो पी को प्लस मिल रहा है, मतलब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है, यानी प्लस के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ से करंट पास हो जाएगी, करंट पास होगा, रेजिस्टेंस से जाएगा, रेजिस्टेंस से जाएगा तो आई आर के हिसाब से आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। लेकिन सोच के देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, पी को माइनस मिल गया, रिवर्स बायस, देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू दैट, इफ नो करंट इज देयर नो आउटपुट वोल्टेज इज देयर। यानी आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ इनपुट के पॉजिटिव वेवफॉर्म के टाइम पे ही आपको आउटपुट मिल रहा है, इसलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। चमका? यस सर। फुल वेव रेक्टिफायर की कहानी में 2 डायोड लगे होते हैं, बाकी सब सेम होता है। तो अभी भी यहाँ ट्रांसफॉर्मर ही है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ 2 डायोड लगे होते हैं बच्चा, कुछ इस तरीके से, और सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ये आपका लोड रेजिस्टेंस और ये डिचक्यों करके सर्किट कनेक्ट हो गया। किसी भी टाइम पे 2 डायोड एक्टिवेट रहेंगे यार, यानी यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट वेवफॉर्म है वो ऐसा है, और जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो समझाता हूँ। देखिए, पहले ये प्लस तो ये माइनस, मतलब ही करंट जाने दे रहा है, करंट यहाँ से पास हो गया, आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो इनपुट के इस सिचुएशन के लिए हमें आउटपुट मिल जाता है, ये रहा हमारा आउटपुट। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं तो ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, मतलब कि ये करंट को रोक देगा, बट ये क्योंकि पी को प्लस मिल रहा है करंट को जाने देगा। अगर ये करंट को जाने देगा बच्चा लोग, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। चलो, तो ये आपका इनपुट वेवफॉर्म था, और ये बच्चा लोग आप लोगों के लिए क्या है, आउटपुट वेवफॉर्म, राइट। तो इनपुट एंड देन आउटपुट। अच्छा, यहाँ पर 0 नहीं है, गलत है, ये करंट को जाने देगा ना, तो यहाँ पर भी मिल जाएगा, पता चला यहाँ से जा रहा है इसलिए यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये है आपका वेवफॉर्म, इनपुट वेवफॉर्म, एंड देन वी हैव आउटपुट वेवफॉर्म फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। एक बहुत अच्छा सवाल आपके एनसीईआरटी में पूछा गया था, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी इन हाफ वेव, कमेंट करके बताइए। एंड अगर यहाँ पर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चा लोग, कमेंट करके बताएं। आइए, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी, फोटोडायोड एंड सोलर सेल एंड जेनर डायोड। तो जेनर डायोड के लिए सबसे पहले सिंपल सी बात याद रख लीजिए कि जेनर डायोड हमेशा किस पर काम करता है बच्चा, रिवर्स बायस मोड पर। तो रिवर्स बायस मोड पर माइनस, और ये आपका देखो, ये आपका एन है ना, इसको प्लस मिलेगा, और दूसरा वाला होता है इसको मिलेगा माइनस। लास्ट टाइम में रिवीजन के तरीके से आपको बता रहा हूँ, डिटेल वीडियोस इनकी चैनल पर ऑलरेडी पड़ी है, आपके पास समय है तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। इसका काम बस इतना होता है बच्चा लोग कि ये वोल्टेज को रेगुलेट करता रहता है। मतलब अगर यहाँ पर V इनपुट आपका इरेगुलर है, मतलब इसमें वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन है, तो ये यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज ही देता है। ये जितना आप लेंगे 10 वोल्टेज का, इसके अक्रॉस 10 वोल्टेज मिलेगा, भले यहाँ 20 हो, भले यहाँ 5 हो, ये इसको 10 ही वोल्टेज देगा। ये जेनर डायोड की सबसे खास बात होती है। और इसका जो ग्राफ होता है वो रिवर्स बायस की तरह ही होगा। क्यों ऐसा? अरे बाबू, क्योंकि हमने पढ़ा क्या, हमने अभी तो पढ़ा था, ये बताया तो मैंने आपको कि ये किस पर काम करता है, ये रिवर्स बायस मोड पर काम करता है। चलिए बच्चा, नेक्स्ट आता है आपका एलईडी। ये आपका हो गया जेनर डायोड। नंबर 2 पर आते हैं एलईडी। तो एलईडी की कहानी याद रखिएगा, एलईडी जो होता है उसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड को बच्चा फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। जैसे कि ये आपका पी है, ये आपका एन है, ये आपका क्या था, ये प्लस ये माइनस, इसको फॉरवर्ड बायस दीजिएगा, ये प्लस ये माइनस। तो बच्चा एलईडी के अंदर फॉरवर्ड बायस देते ही होता है कि एलईडी छोटी छोटी जो लाइट्स होती हैं, एनर्जी बाहर निकालती हैं, अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी लाइट बाहर निकलती है। वो इसलिए होता है क्योंकि देखो यहाँ से एन को हमने क्या दिया, माइनस, और इसको दिया हमने प्लस। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो इसके अंदर के जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के जो होल्स हैं वो वापस रिकम्बाइन होते हैं। जब ये रिकम्बाइन होते हैं ना तो एनर्जी रिलीज करते हैं। अब ये एनर्जी का हमेशा याद रखिएगा, एनर्जी गैप मस्ट बी ग्रेटर देन 1.8 EV में होना चाहिए, क्योंकि 1.8 EV से ज़्यादा एनर्जी गैप या ज़्यादा एनर्जी होता है तभी वो ह्यूमन आइज के लिए विजिबल रीजन में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिलिकॉन के डायोड्स होते हैं हम वो नहीं लगा सकते, इसमें स्पेशल डायोड लगाना पड़ता है जिसको हम गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट कहते हैं, या गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर ही ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होता है तो एनर्जी बाहर निकलती है और वो एनर्जी ह्यूमन आइज के लिए विजिबल हो जाता है। फोटो डायोड में ठीक इसका उल्टा होता है बच्चा लोग।
फोटो डायोड के अंदर जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको हमेशा रिवर्स बायस में रखते हैं। इसके पीछे का कारण भी है क्योंकि इसे डिटेक्ट करना होता है। फोटो डायोड एक सेंसर की तरीके से काम करता है, डिटेक्शन करता है। यानी पी को हम माइनस रखेंगे, इसको हम प्लस रखेंगे, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर रखा है। अब देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक लाइट गिरेगी डेप्लेशन लेयर में, तो यहाँ पी पर तो आपका क्या था, माइनस, यहाँ प्लस था। तो अब होता क्या है बच्चा लोग कि ये जब लाइट गिरती है तो सिलिकॉन जैसे न्यूट्रल एटम के ऊपर एनर्जी गिरी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले और ये खुद क्या बन गया, प्लस। इलेक्ट्रॉन और प्लस यानी कि होल यहां बना और उनके ऊपर लगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस और माइनस की वजह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स को वापस जुड़े उससे पहले उनके ऊपर फोर्स लगा देता है, एज पर द फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं, होल यहां आ जाते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है कि n में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई और p में होल्स की संख्या बढ़ गई। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, फट से अगर उसका करंट 20 माइक्रो एम्पियर चल रहा था तो 25 माइक्रो एम्पियर हो जाता है। यहाँ बहुत अच्छा एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है कि रिवर्स बायस में क्यों, फॉरवर्ड में क्यों नहीं। जरा सोच के देखिए, फॉरवर्ड बायस में करंट ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी चल रही होती है। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि 1000 में 2 लोगों को पहचान पाना इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर 5 लोग हैं उसमें 2 लोग और आ जाएं तो इट्स वेरी इजी टू डिटेक्ट। यानी ऑलरेडी वैल्यू कम है करंट की, थोड़ी सी करंट और बढ़ी, 20 से 20.1 माइक्रो एम्पियर हुआ, तो इसको पहचानना ज़्यादा आसान है या फिर आपका 20 एम्पियर से 20.00000001 एम्पियर आसान है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट ऑलरेडी अच्छी खासी चलती है, वहाँ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन रिवर्स बायस में करंट को डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है। इनके ग्राफ के बारे में सोचे तो फॉरवर्ड बायस है तो इसका ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होगा, और इसके बारे में सोचें बच्चा लोग तो ये कुछ इस तरीके का होगा, वही जो रिवर्स बायस में देखते हैं। तीसरे नंबर पर आता है बच्चा आपका सोलर सेल। सोलर सेल में किसी भी तरह की क्या की जरूरत नहीं पड़ती, बाइसिंग की। सोलर सेल का डायग्राम देखो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यहां पर भी वही कहानी है, सूर्य भगवान आते हैं, इसके ऊपर ऐसा मेटल फिंगर रॉड्स लगा होता है, यहाँ पर आपका होता है ये ऊपर ऊपर की तरफ हमेशा जो सन को फेस करने वाला लेयर होता है वो आपका N होता है और नीचे आपका P होता है। वही कहानी है बिल्कुल फोटो डायोड जैसा कि जब ये लेयर्स मतलब कि सन रेज डेप्लेशन लेयर में गिरा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स को बाहर निकाल दिया। फिर ये इलेक्ट्रॉन और होल धीरे धीरे इस मेटल फिंगर रॉड्स के थ्रू कलेक्ट होने लगते हैं। यहाँ आप लाइट लगा दीजिए, वो लाइट आपकी चालू हो जाएगी। ये आपका सोलर सेल, जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो एनर्जी को कलेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा चांसेस है एनर्जी को कलेक्ट करेगा उतना अच्छा ये सोलर सेल है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जगह पर जहाँ ज़्यादा मेगावाट की एनर्जी चाहिए वहाँ पर जो पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स काफ़ी बड़े होते हैं। लेकिन आज भी जहाँ पर भारत के कुछ गाँव विकास कर रहे हैं वहाँ पर सड़कों के पास में पैनल्स छोटे छोटे लगे होते हैं, क्योंकि जो रोड पे लगने वाली लाइट है उसके लिए इतना ज़्यादा वॉट की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस याद रखने हैं, कौन किस पे ऑपरेट होता है, कौन बाइसिंग करता है। जैसे एक सवाल पूछो सोलर सेल पे क्या बाइसिंग यूज होती है, कोई नहीं, ये वोल्टेज दे रहा है, इसमें बाइसिंग की कहाँ जरूरत है। फोटो डायोड में काम करवाना है आपको रिवर्स बायस में रखना पड़ेगा। क्यों, मैंने वो भी बताया क्योंकि रिवर्स बायस में डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है। वहीं एलईडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एनर्जी को डिटेक्ट कर पाने के लिए हमें उसको फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ता है, और एनर्जी गैप हमेशा 1.8 EV से ज़्यादा। क्यों 1.8 EV से ज़्यादा, उसका भी रीज़न है क्योंकि 1.8 EV से ज़्यादा रखेंगे तभी हम उसे देख पाएंगे। ह्यूमन के लिए पॉसिबल है कि उससे ज़्यादा एनर्जी डिटेक्ट कर पाता है। और जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस पे काम करता है, इरेगुलर वोल्टेज को रेगुलेट करता है। यहाँ आप कुछ भी दीजिए ये हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज ही देता है। चलिए, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ हमने एक्सप्लेन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, बहुत बढ़िया चीज है ये। वन शॉट जो पहले की वीडियो आई थी उसमें ही बताया था, आज मैं फिर बताता हूँ। देखिए जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है, बच्चा कहानी याद रखोगे सब याद हो जाएगा, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। आपकी किताब में एनपीएन बहुत ज्यादा दिया है, पीएनपी कुछ है ही नहीं। उसका रीजन है एनपीएन में 2 बार एन है, पीएनपी में 2 बार पी है। एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है इसलिए मार्केट में ये ज्यादा देखे जाते हैं। पीएनपी का काम बहुत कम देखा जाता है, इंजीनियरिंग में जाओगे तब आप पढ़ोगे। अभी रिवीजन मारते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। कोई भी ट्रांजिस्टर वो खास इसलिए हो जाता है बिकॉज उसमें 2 पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। 2 एन के बीच में पी को दबा दो, एनपीएन। 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एन को दबा दो, दैट इज ऑल अबाउट योर पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें 3 विभाग होता है बच्चा लोग।
एक होता है आपका एमीटर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर, यानी इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एमीटर में इम्प्यूरिटीज बहुत ज्यादा होती है। आप किसकी बात कर रहे हो? NPN की, यानी यहां पर आपको क्या ज्यादा डालना पड़ेगा? डोनर इम्प्यूरिटीज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। वहीं यहां पर कलेक्टर में इम्प्यूरिटीज कंपैरिजन टू एमीटर कम होता है, लेकिन बेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें बेस साइज में भी छोटा है और इसमें इम्प्यूरिटी भी कम होती है। यहाँ देखिए सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल मतलब P है ना, होल्स। समझ गए? ठीक है। अब सबसे खास बात बच्चा, किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर आपको ये चीज़ याद रखना है कि एमीटर में सबसे ज़्यादा इम्प्यूरिटी है, यानी एमीटर की करंट बेस करंट से सबसे ज़्यादा और कलेक्टर करंट से सबसे ज़्यादा होती है, और वो होता है IE बराबर में IV प्लस में IC के बराबर। किसी भी एमीटर जंक्शन, किसी भी ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए बाबा SSP का ये लॉजिक याद रखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर ट्रांजिस्टर को मुझे एक्टिवेट करना है तो EF और CR इन शब्दों को याद रखें। E का मतलब एमीटर जंक्शन शुड बी इन फॉरवर्ड बायस, मतलब ये फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में मतलब N को माइनस दीजिए और इसको दीजिए बच्चा लोग प्लस, तो ये आपका तभी चालू होगा। कलेक्टर जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस, कलेक्टर जंक्शन मतलब ये एमीटर जंक्शन है, कलेक्टर जंक्शन है। अब इसको कैसे देना है? रिवर्स बायस, तो N को आप क्या दीजिए? प्लस, और इसको क्या दीजिए? माइनस, तभी आपका ट्रांजिस्टर चालू होगा, अदरवाइज ट्रांजिस्टर चालू नहीं होगा। एक बार ट्रांजिस्टर पढ़ लेता है बच्चा लोग तो फिर ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक में आपको मेन चीज फॉर्मूला याद रखना है, और उसके अंदर भी खास कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। ध्यान से सुनिएगा, अभी कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का मतलब क्या? एमीटर को आप कॉमन कर दो, ये वाले टर्मिनल को कॉमन कर दो, और इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल है ट्रांजिस्टर का, ये होता है बेस, ये आपका कलेक्टर और ये आपका एमीटर। दिस इज NPN ट्रांजिस्टर ना, ध्यान रखिएगा बच्चा, पॉजिटिव से करंट नेगेटिव की तरफ जाता है, इसलिए एरो नीचे की तरफ जाएगा। बी और एमीटर के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम इनपुट कहते हैं। ऐसे याद रखो कि कभी गलती नहीं होगी, कल के वीडियो में भी सिखाया था। और इसके बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। कलेक्टर एमीटर आउटपुट, ये आपका इनपुट। करंट कौन सा हो गया? IB आपका इनपुट हो गया, और ये कौन सा हो गया? आपका IC हो गया। कुल मिलाकर के इसमें 5 से 6 फॉर्मूले लिखता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नंबर पर आता है इनपुट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज अपॉन में करंट, तो डेल्टा VBE अपॉन में IB। दूसरे नंबर पर होता है आउटपुट रेजिस्टेंस, डेल्टा VCE अपॉन में डेल्टा IC। आई एम जस्ट फॉलोइंग ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, तो R बराबर V बाई I। तीसरे नंबर पर होता है बाबू लोग करंट गेन, नाम से पता चल रहा है गेन वर्ड कभी भी आए इसका मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आपका हो जाएगा बीटा से रिप्रेजेंट करता है डेल्टा IC अपॉन में डेल्टा IB। सवाल कैसे होता है अभी आपको कराऊंगा, बने रहिए। फिर चौथे नंबर पर होता है ट्रांस कंडक्टेंस GM, इसका मतलब होता है डेल्टा IC अपॉन में डेल्टा VBE। आउटपुट करंट, कलेक्टर में होने वाला करंट चेंज और एमीटर वोल्टेज में होने वाला चेंज। VBE मतलब इनपुट। नंबर 5 पर होता है वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला GM इंटू RL। और नंबर 6 पर होता है पावर गेन, दैट इज GM RL एंड देन बीटा। GM ट्रांस कंडक्टेंस है बच्चा, प्लीज नोट डाउन। ये आपके NCERT में नई वाली किताब में नहीं है, पुराने किताब का है, तो ये वहां से हम लोग उठा सकते हैं और इसको बहुत बढ़िया तरीके से, सिर्फ इतनी चीजें याद रखिए, आपका पूरा सेमीकंडक्टर का जो भी न्यूमेरिकल होगा बन जाएगा। मैं भी आपको सवाल भी करके दिखाता हूँ। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हो गया बच्चा लोग, ये तो हमने कर लिया। अब बात करते हैं लॉजिक गेट की। किसकी बात करेंगे हम? लॉजिक गेट की। ये 2 चीजें तो हटा देते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस मंत्र में बहुत शक्ति है बच्चा लोग। चलिए, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट, सबका बुलियन इक्वेशन याद रखना है और सिंबल याद रखना है। सबसे पहले और गेट, नॉट कोलगेट, इट्स और गेट। तो ये देखिए, ये भी आपके NCERT सिलेबस से अब तो जा चुका है, लेकिन
पड़ा हुआ है, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। और गेट का ये सिंबल होता है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, दिस इज गोइंग टू बी ए प्लस बी। फिर उसके बाद है बच्चा लोग एंड गेट। एंड गेट याद करने का तरीका हमेशा से मैंने ऐसे ही पढ़ा, ड एंड ड, तो डी जैसा सिंबल है, तो ये आपका होता है ए डॉट में बी, ठीक है, ये आपका हो गया। तीसरे नंबर पर होता है नॉट गेट, तो ये है आपका नॉट गेट का सिंबल। यहाँ पर इसे इन्वर्टर भी कहा जाता है, जो भी सिंबल आप, जो भी आप इनपुट दोगे, हाई वोल्टेज तो लो कर देगा, लो दोगे तो हाई कर देगा, यानी ये एक तरह से इन्वर्टर की तरह काम करता है। फिर देखिए है नॉर गेट, और आ रहा है ना, तो और गेट पहले बना दो, ढिचकियाओ, आगे एक सर्कल लगा दो, क्योंकि नॉट गेट भी है, तो ए और बी, तो और गेट ही है लेकिन बार, क्योंकि नॉट गेट ही जैसा भी है। नंबर 5 पे आता है बच्चा नैंड गेट। नागेंद्र हाराय, नैंड गेट के अंदर डी जैसा सिंबल बनाइए, आगे सर्कल लगाइए, ये ए, ये बी, ये ढिचकियाओ, ए डॉट बी एंड देन बार, खेला खत्म। इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं अभी हम देखेंगे बच्चा लोग। उस क्वेश्चन को बनाने के लिए छठा और सातवां पॉइंट याद रखो, दी मॉर्गन लॉ कहा जाता है। प्लस है तो डॉट करिए और बार करिए, अगर डॉट है बच्चा लोग, ए डॉट बी है तो प्लस करिए और बार करिए। दी मॉर्गन्स लॉ याद रखेंगे, कहानी बहुत आसान बन जाएगी। अब छोटी छोटी बातें याद रखो, जैसे ए प्लस बी हम कर रहे हैं, ये दोनों ही इनपुट 1 है, तो 1 + 1 2 नहीं लिखना है, 1 ही लिखना है। 1 + 0 नॉर्मल मैथ्स 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1। यहाँ देखो नॉर्मल मैथ्स है, 1 × 1 1, 1 × 0 0, 0 × 0 0, 0 × 1 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 है तो 0 इन्वर्ट कर दिया, 0 है तो 1, यहाँ 1 मतलब हाई वोल्टेज, 0 मतलब लो वोल्टेज। यहाँ देखिए 1 1, 1 + 1 1 नॉट 2, बार मतलब 0, 1 + 0 1, बार मतलब 1। ऐसे यहाँ नैंड गेट में 1 × 1 1, बार है तो आपका क्या हो जाएगा 0। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। अब इनके सवाल हम आपको बताते हैं। आइए चलिए देखिए सेमीकंडक्टर में क्या क्या सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल है, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज Ni and Nh रिस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू। बच्चा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, और प्योर सेमीकंडक्टर हम उसे कहते हैं जिसके अंदर Ne और Nh दोनों सेम हो। तो आपका आंसर आएगा Ne बराबर में NH। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर पे कंडक्शन खाली होगा और वैलेंस बैंड पूरा भरा होगा बच्चा लोग। हैज कंप्लीटली एम्प्टी वैलेंस बैंड गलत है, कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड एंड कंप्लीटली फील्ड बैलेंस बैंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। द बैंड गैप ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर आर रेस्पेक्टिवली Eg1, Eg2, Eg3, द रिलेशनशिप बिटवीन देम कैन बी गिवन एज। बताइए बच्चों। तो देखो यहाँ पर बात यह है कि बात क्या है, बात यह है कि कंडक्टर के अंदर तो सबसे कम होता है ना, तो Eg1 शुड बी लेस, ऑप्शन सी। अगले सवाल पर चलते हैं। व्हेन विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। कंडक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हो ऑन एडिंग डोनर इंप्यूरिटी, ऑन एडिंग एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, ऑन मेकिंग यूवी लाइट इंसिडेंट, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो उसका कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज कंडक्टिविटी इज बेसिकली N² τ/m। टेम्परेचर कम करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ाया भी था, सिग्मा बढ़ जाता है। फॉर डिटेक्टिंग द लाइट, किसी भी लाइट को डिटेक्ट करने के लिए फोटोडायोड हैज टू बी फॉरवर्ड बायस, गलत। फोटोडायोड हैज टू बी रिवर्स बायस, करेक्ट आंसर। ये देख के बता सकते हैं बच्चा लोग, याद रखिएगा। यहाँ पर जब बैलेंस बैंड के कोई नजदीक होता है ना, तो वो आपका एक्सेप्टर होता है, और ये एक्सेप्टर किस में था, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो आपका आंसर है पी टाइप सेमीकंडक्टर। In order to operate type of semiconductor, we have to apply the forward bias. LED. Correct answer is LED. Which type of semiconductor device doesn't need any bias voltage? Solar cell. Correct answer is solar cell. Potential barrier है इतना, depletion region है इतना, intensity of electric field V बराबर ED, तो E बराबर में V/D, voltage 0.5,
यानी 50/100 कर दो भाई साहब, सीधा सीधा, क्या दिक्कत है। और डिस्टेंस कितना, 5×10⁻⁷। काटा बच्चा 10, 0 से 0 कट गया, 10 की घाते माइनस में 6, -6 ऊपर जाए, 10 की घाते 6, 1 × 10⁶, ऑप्शन बी। चलिए इन्हें देखिए बच्चा लोग, ये 5 वोल्टेज है। अभी याद रखना, इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक बताता हूँ। ये जो P होता है ना, P और N, इसे एनोड और कैथोड भी कहा जाता है। जरूरी नहीं P को हमेशा प्लस और N को हमेशा माइनस। एनोड अगर हमेशा कैथोड से बड़ा है तो ही फॉरवर्ड, अदरवाइज वो रिवर्स होता है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पे, सबका निकालते हैं, चलो ना। 5 वोल्टेज है, एनोड कैथोड से बड़ा है, ये फॉरवर्ड बायस है। यहाँ कैथोड -10 है, ये 0 है। अभी भी एनोड कैथोड से बड़ा है, ये फॉरवर्ड बायस है। 0 बड़ा होता है बच्चा माइनस से। कि देखिए यहाँ आपका -5 है, ये बड़ा है, एनोड कैथोड से बड़ा है, ये भी आपका फॉरवर्ड बायस है। ये देखिए एनोड 5 है, कैथोड आपका ये रिवर्स बायस हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 2 पीएन जंक्शन डायोड ऐसे बनाया है, फॉर विच सर्किट विल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डायोड्स बी आइडेंटिकल। किसमें आइडेंटिकल होगा, तो यहाँ पर देखिए ये सेम डायरेक्शन में है, ये भी सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ आइडेंटिकल होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। Vm is the maximum voltage between the ends of the secondary terminal of transformer used in a half wave rectifier. तो हाफ वेव रेक्टिफायर में Vm मैक्सिमम वोल्टेज है when PN junction diode is reversed bias. PN junction diode आपका रिवर्स बायस में। What will be the potential difference between the two ends of the diode? तो डायोड के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अच्छा, रिवर्स बायस है बच्चा। हाँ ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से ध्यान समझना है इसको। अगर मैं लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस बोलता तो मेरा आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाता, लेकिन डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज बोल रहा है, रिवर्स बायस में किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं होता, इसीलिए यहां का जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होगा बाबू। आंसर आपका सी आएगा। फिर से सुनिएगा, करंट को ब्लॉक करके रखा है, अगर करंट चलता तो वोल्टेज ड्रॉप होता, करंट यहां से नहीं जा रहा है। मैं अगर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस बोलता तो मेरा आउटपुट वोल्टेज 0 होता, बट मैं बोल रहा हूँ डायोड के अक्रॉस, भाई करंट ही नहीं चला, वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हुआ, तो वोल्टेज एज इट इज है। आंसर इज Vm। F इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, या फिर ओमेगा स्क्वायर बराबर में LC 1 में, क्योंकि ओमेगा बराबर 1/अंडर रूट LC होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल बिकम्स दिस टाइम्स बाय डबलिंग द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इन द LC ऑसिलेटर सर्किट। LC ऑसिलेटर सर्किट नहीं है तो अब इसे जाने देते हैं। देखिए, एमीटर जंक्शन ऑफ द कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, एमीटर जंक्शन आपको क्या शॉर्टकट बताया था, E मस्ट बी इक्वल्स टू F। यानी आपका क्या था बच्चा पार्टी, एमीटर जंक्शन शुड बी इन फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड एंड देन रिवर्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन इक्वल टू 200, तो एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है 200 एंड इनपुट सिग्नल है इतना, द आउटपुट सिग्नल। बच्चों वोल्टेज गेन का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। क्या पूछा है आपको, ये वोल्टेज गेन कितना है 200 और इनपुट वोल्टेज देखिए वहां पर 0.5 दिया है ना, तो 0.5 यानी 5/10 कट गया, 20×5 100 वाले कौन है, सब लोग हैं, गजब। अच्छा, अब एम्पलीफायर में क्या होता है, सिग्नल रिवर्स हो जाता है, यानी साइन थीटा था पहले, कॉस था आपका, तो आपका आउटपुट माइनस कॉस थीटा होगा, विच इज साइन 90 + थीटा। हाँ 90 + थीटा तो नहीं है, माइनस कॉस थीटा कहाँ आएगा। अच्छा 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 अच्छा, माइनस आ रहा है ना बच्चा लोग, तो माइनस आएगा इसमें, क्योंकि कॉस पाई + थीटा माइनस हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। प्लीज ध्यान रखें, एम्पलीफायर का मतलब होता है सिग्नल की इंटेंसिटी बढ़ जाना। सिग्नल की इंटेंसिटी बाबू लोग तभी बढ़ती है जब हम रिवर्ट कर देते हैं सिग्नल, जैसे ये ऐसे आ रहा था ना, तब ये ऐसे हो जाएगा। ये एम्पलीफायर की खास बात है। ये सारा चीज़ बहुत डिटेल में चैनल पर मैंने पढ़ाया बच्चा लोग, मेरे जो पुराने लेक्चर्स हैं, लेकिन अभी आपको वन शॉट में चाहिए तो फटाफट रिवाइज करा रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर नई नई चीज़ें आती जा रही हैं वो आपके सामने मैं रखते जा रहा हूँ।
कलेक्टर हैज करंट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। ध्यान से देखना, सवाल आता है, ऐसे सवाल ट्रांजिस्टर के आते हैं। कलेक्टर करंट आपका हो गया 10 मिली एम्पियर। 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एमीटर रीचेस कलेक्टर। तो बच्चा ये होता है आपका एमीटर, ये होता है बेस और ये होता है आपका कलेक्टर। अब कह रहा है 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एमीटर रीचेस द कलेक्टर। इसका मतलब बेस में 10% है और यहाँ 90% है, यही ना। तो जो आपका कलेक्टर करंट हुआ ना वो 90% ऑफ एमीटर हुआ, और जो आपका बेस करंट हुआ ना बच्चा वो आपका 10% ऑफ एमीटर हुआ, क्योंकि सारी करंट एमीटर से ही तो निकलती है। एमीटर बराबर बेस प्लस कलेक्टर होता है। कह रहे हैं 90% यहाँ है तो एमीटर का 90% यहाँ है, तो बेस एमीटर का 10% बेस में होगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या दिया हुआ है, आईसी दे रखा है ना। आईसी कितनी है 10, तो 90/100, ये देखिए 0 से 0 कट गया, 100/9 तो 1 पॉइंट समथिंग मिली एम्पियर। ये मेरा आई आ रहा है, IE1 आ रहा है कहीं पे। अब कर लोगे आप लोग बच्चा, मैं टाइम इसमें नहीं लेना चाहता। दिस नहीं पूरा कराता हूँ यार, ऐसे बोलते देते हैं लेकिन मन नहीं भरता एक टीचर, कोर हार्टेड जो टीचर होता है। चलिए देखिए, तो एमीटर सॉरी आईसी जो है वो कितना दे रखा है 10 मिली एम्पियर। ठीक है ऐसा, और आईसी जो था इफ द 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एमीटर रीचेस द कलेक्टर, 90% कलेक्टर में पहुंच गए, इसका मतलब है आईसी जो है 90% ऑफ IE है, यानी जो IE हुआ 100/9 हुआ। तो 9 दहा में 90, 11 आ गया 11। अभी IE 11 आ गया बाबू लोग, ये 10 है, क्योंकि IB जो होता है आपका वो IE माइनस में IC तो 1 ही होगा, ये रहा। अब चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, देखो IB इज इक्वल टू 10/100 ऑफ IE। IE आपका कितना आया 11, यही है ना। तो 11/10, 10 एकम समथिंग 1 मिली एम्पियर। देखो यहाँ पर अप्रॉक्स भी है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए तो क्या, यहाँ से उतने गए तो शिफ्ट किए तो कितना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच लॉजिक गेट। कौन सा लॉजिक गेट है, तो ये आपका A है, तो ये आपका A बार हो गया। देखो मैं कैसे डील कर रहा हूँ ऐसे सवाल से, ये आपका A बार हुआ, ये आपका B बार हुआ, दिख नहीं रहा रेड। दिस इज A बार, दिस इज B बार एंड दिस इज OR गेट। सो A बार प्लस में B बार, A बार प्लस B बार का मतलब है A डॉट B का बार, तभी तो A प्लस B का बार होता है। तो पूरा नॉलेज अगर आए तो आप कुछ भी कर सकते हो यार, ये डी मॉर्गन लॉ है। A बार प्लस B बार का प्लस का मतलब डॉट एंड देन बार। तो दिस इज व्हाट, NAND गेट। द आंसर इज NAND गेट। चलिए ये देखो ध्यान से, अच्छे सवाल लग रहे हैं, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये जो नीचे तरफ होता है ना बच्चा, इसका मतलब होता है 0, ऊपर का मतलब होता है 1। इसको ऐसे ही सॉल्व करना जैसे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 0 है, ये भी आपका 0 है, ये आपका 0 0 0, ये 1, ये 0। चलिए तो कौन सा गेट बोल रहा है, विच लॉजिक गेट डज इट रिप्रेजेंट्स। तो 0 आंसर 0 आ रहा है। ये आपका 0 प्लस 0 में भी हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकता है और डॉट में भी हो सकता है, बिकॉज 0 × 0 0, 0 प्लस 0 0 होता है। अब देखो 0 प्लस 1 1 होना चाहिए, ठीक है, 0 प्लस 1 आपका 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर 0 आ रहा है। तो ये ऐसा भी हो सकता है 0 प्लस 1 का बार, क्योंकि 0 प्लस 1 का बार मतलब आपका हुआ 1 का उल्टा 0, तो ये हो सकता है। जरा यहाँ चेक कर लेते हैं, 0 प्लस 0 0 का उल्टा 1 नहीं, तो ये नहीं है। तो ये इसका मतलब है डॉट गेट अभी फिट हो रहा है। 0 × 0 0, 0 × 1 0, मतलब अभी तक ये फिट हो रहा है। तीसरे में भी चेक कर लेते हैं, देखो 1 × 0 1 × 0 A डॉट B नॉट बार, तो 1 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 0 0, मतलब सब जगह पर A डॉट B फिट हो रहा है, नॉट बार, ओनली A डॉट B।
बार होता तो वो नैंड गेट हो जाता। तो आपका अभी ये क्या है, एंड गेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉजिक गेट कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट्स बाय द ट्रुथ टेबल। फिर से देखिए 1 इंटू 1 0 है, इसका मतलब है 1 इंटू 1 का बार समझ में आया यहाँ पे। 1 इंटू 0 0 का उल्टा 1, तो ये बार नहीं हुआ, तो ये शायद ये हो सकता है, क्योंकि 1 प्लस 1 बच्चों 1 होता है, उसका उल्टा 0। यहाँ देखिए 1 प्लस 0 का बार, यस 1 है तो ये फिट हो गया। 0 प्लस 1 फिट हो जा रहा है, बिकॉज 0 प्लस 1 1 का उल्टा 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 का बार, 0 प्लस 0 0 का बार 1 हो जाता है। तो आपको ऐसे सेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए और गेट का उल्टा है, यानी कि नॉर गेट है। आंसर इज नॉर गेट। चलिए बच्चा, तो यहां पर होता है आपका पूरा का पूरा 3 चैप्टर समाप्त। आज हमने 3 चैप्टर कौन कौन से पढ़े, मॉडर्न फिजिक्स के एटम, न्यूक्लियाई एंड आपका सेमीकंडक्टर, इन जस्ट 1 hour and 40 minutes दी एंटायर चैप्टर विथ अमेजिंग क्वेश्चन वी हैव डन। बच्चा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने तमाम उन बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भी CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये चैनल हमेशा से बच्चों की हेल्प करता है और हमेशा करता रहेगा। अगर आप नीट के विद्यार्थी हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बने रहना, बिकॉज नीट की फिजिक्स आने वाली, केमिस्ट्री आएगी, एंड साथ ही साथ CBSE के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड हाँ बच्चा लोग, मॉक टेस्ट जरूर डाउनलोड कर, मॉक टेस्ट के लिए हमारा क्लास 24 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं तो हमारे ये 2 ब्यूटीफुल चैनल हैं, इन पे भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा। करियर से रिलेटेड SSP नॉलेज हब एंड साइको इलेक्ट्रॉन में मेरी कुछ बकैतीस आपको दिखेंगे, यू कैन एंजॉय दैट। सो दिस 2 चैनल्स आर ऑफ बाबा SSP, काइंडली सब्सक्राइब एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये क्लास की नोट्स आपको मिलेगी टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड इसी के अंदर मैंने कमेंट भी पिन कर दिया है, जहाँ पर हम प्रीवियस इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक्स के लेक्चर भी आपको दे चुके हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, जय हिंद।